ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 371। लहसुन जूनियर, मुझे पहले कोरिन टॉवर पर एक नज़र डालनी चाहिए। चूंकि दुनिया पहले ही बनाई जा चुकी है, इसलिए इसके निर्माता को अवलोकन के माध्यम से दुनिया की समझ का एक निश्चित स्तर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति छिपा होना चाहिए। जिया ने एक पल के लिए सोचा और पहले कोरिन टॉवर पर जाने का फैसला किया। जिया जानता था कि ऐसे व्यक्ति के लिए एक खंडित दुनिया बनाने के लिए लाल क्रिस्टल में हेरफेर करने में सक्षम होने के लिए तो वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा। हालांकि जिया ने इस पृथ्वी पर किसी भी शक्तिशाली आभा को महसूस नहीं किया। हो सकता है कि यह व्यक्ति छिपा हुआ हो या दानव क्षेत्र जैसे आयामी स्थान में प्रवेश कर चुका हो। जिया ने ज्यादा विचार नहीं किया और सीधे कोरिन टॉवर की ओर उड़ान भरी। कोरिन की दूर की पवित्र भूमि। मौजूदा दौर में मार्शल आर्ट की दुनिया खूब फल फूल रही थी। कुछ ही वर्षों में कई लोग पहले से ही कोरिन टॉवर के शीर्ष पर चढ़ गए थे और कुछ लोगों को कोरिन द्वारा भी पहचाना गया था, जिससे लुकआउट टू ट्रेन में प्रवेश प्राप्त हुआ। जू 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 जिया ने अपनी आभा के साथ ठंडी हवा को एक तरफ धकेल दिया क्योंकि वह कोरिन टॉवर के शीर्ष की ओर उड़ गया। कुछ ही सेकंड में चोटी पर पहुंच गया। इस समय कोरिन ने टॉवर की चोटी के करीब आने वाली एक शक्तिशाली आभा को महसूस किया। हालांकि उसका पूरा शरीर अजीब आभा से बंद हो गया था, जिससे वह अचल हो गया था। पृथ्वी पर कौन आया है? वह यहाँ आ रहा है, यहाँ वह है। कोरिन की आवाज बस तब गिरी जब एक सुनहरी आकृति उसके दृश्य में आई। जैसे ही उसने जिया द्वारा उत्सर्जित विशाल आभा को महसूस किया, कोरिन का माथा पसीने के मोतियों से भर गया। उन्होंने सावधानी पूर्वक पूछा, महामहिम, आप कौन हैं? जिया ने कोरिन की जांच करते हुए कहा, भले ही यह सिर्फ एक खंडित दुनिया है, लेकिन पृथ्वी की अपनी प्रणाली प्रतीत होती है और यह अराजकता में नहीं दिखती है क्योंकि यह एक छोटी सी दुनिया है। चाहे वह अंडरवर्ल्ड का पुनर्जन्म हो या दानव क्षेत्र, दोनों को दुनिया के आकार के साथ संशोधित किया गया है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अधूरे नियमों और विनियमों वाली दुनिया बिल्कुल पैदा नहीं हो सकती है, और अगर वे पैदा भी होते हैं तो वे एक पल में ढह जाएंगे। ये ब्रह्मांड के नियमों और विनियमों का रहस्य है। कितना अद्भुत है। अमर कोरिन, क्या तुमने टॉवर के शीर्ष पर पृथ्वी पर दिखाई देने वाली कुछ अजीब या बुरी आभा को महसूस किया है? नोवेल USB.com। ओह नहीं, कोरिन ने ईमानदारी से जवाब दिया। नहीं। जिया ने अपनी भौहें बुनी और अचानक कोरिन टॉवर की दूसरी मंजिल पर देखा। एक और व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहा था, एक मार्शल कलाकार जो कोरिन टॉवर पर चढ़ गया था। ऊपर कौन है? कोरिन ने तुरंत जवाब दिया, यह एक मार्शल कलाकार है जो अभी कोरिन टॉवर पर चढ़ गया था, जिसे मास्टर मुट्रेटो कहा जाता है। जिया आश्चर्यचकित था और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, चूंकि मास्टर मुट्रेटो यहाँ हैं, इसलिए वह वर्तमान युग की पुष्टि कर सकते हैं। जैसा कि मास्टर मुट्रेटो अभी भी युवा है, मुझे नहीं पता कि राजा पिकोलो कब दिखाई देगा। ओह, वैसे क्या पृथ्वी के कामी को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है? ओह, अभी तक नहीं, लेकिन वर्तमान में 2 उत्तराधिकारी हैं जो कामी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कोरिन को नहीं पता था कि सामने वाला व्यक्ति कुछ अप्रासंगिक क्यों पूछ रहा था, लेकिन उसने उपेक्षित होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, क्या 2 उत्तराधिकारी हैं? ठीक है। जिया ने सिर हिलाया। राजा पिकोलो के प्रकट होने से पहले नेमकियान को अभी तक कामी की स्थिति विरासत में नहीं मिली थी। ऐसा लगता है कि कोई कामी के पद के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसे लहसुन कहा जाता है, लेकिन हारने के बाद वह एक राक्षस बन गया और 300 साल बाद बदला लेने के लिए वापस आने की धमकी दी। हालांकि 300 साल बाद गालिक की स्वाभाविक मृत्यु हो गई और उनके बेटे गालिक जूनियर ने लुकआउट पर हमला करने के लिए अपने अधीनस्थों का नेतृत्व किया, लेकिन अंत में गोकू और पिकोलो ने उसे अपने द्वारा बनाए गए मृत क्षेत्र में मजबूर किया और उसे स्थायी रूप से अंदर सील कर दिया। रुको। जिया के दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश पौधा, जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो। जिस व्यक्ति ने एक खंडित दुनिया बनाने के लिए लाल क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, वह गालिक जूनियर नहीं होगा, है ना? एक उच्च अंत दानव के रूप में गालिक जूनियर की ताकत लाल क्रिस्टल को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जिया की आंखें संकुचित हो गईं और उसके पूरे शरीर से एक बर्फीली आभा फूट पड़ी। असीम और राजसी आभा कोरिन टॉवर के ऊपर एक तूफानी मंथन में बदल गई। नतीजतन आसपास की वस्तुएं उड़ गईं। कोरिन का मुंह आश्चर्य से खुल गया। हवा ठंडी हो गई, जैसे दसियों रेफ्रिजरेटर एक साथ चालू हो गए हों, जिससे कोरिन कांप रहा था। थोड़ी देर बाद जिया ने महसूस किया कि उसकी आभा बहुत मजबूत थी, इसलिए उसने इसे रोक दिया और कहा, मास्टर मुट्रेटो को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। हो सकता है भविष्य में मानव दुनिया में एक तबाही होगी। जिया ने कोरिन को थोड़ी चेतावनी दी और इस बात की परवाह किए बिना कि कोरिन समझ गया या नहीं, उसने एक कदम उठाया और लुकआउट के ऊपर और भी ऊपर उड़ गया। स्वर्गीय क्षेत्र देखो। हमेशा की तरह विशाल और खाली आकाश में तैरते कुछ बादलों के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं था। जिया बादलों के माध्यम से घुस गया और एक स्लैब पर उतर गया। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि अजीब कपड़े पहने 2 लोग जमीन पर सीधे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। 2 लोगों में से एक की त्वचा हरे नीले रंग की थी और दूसरा परिचित नामिकियान था।
वे लहसुन और नामेकियान थे जो राजा पिकोलो में अलग नहीं हुए थे। ये युवा नेमकियान नेल जितना अच्छा था, उनकी प्रतिभा बेहद अधिक थी और वह वर्तमान में बाद की पीढ़ियों के कामी से भी अधिक शक्तिशाली थे। कामी बनने के लिए वह 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, बिना किसी कारण के इस तरह की उत्कृष्ट अव्यक्त प्रतिभा को बर्बाद कर दिया। क्या यह इसके लायक है? जिया ने केवल अफसोस के साथ आह भरी और अपनी नज़र किसी अन्य व्यक्ति की ओर मोड़ दी। वह लहसुन जूनियर के पिता हैं। जब तक मैं उसे देखता हूँ, लहसुन जूनियर निश्चित रूप से जल्द या बाद में दिखाई देगा। इस समय श्री पोपो आए और जिया से कहा, मिस्टर, क्या आपके पास कोरिन का टोकन है? जिया को हंसी आ गई। श्री पोपो उसे कामी के चैलेंजर के रूप में ले रहे थे। जिया ने अपना सिर हिलाया, सीधे जमीन पर बैठ गया और कहा, मैं कामी को चुनौती देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। श्री पोपो ने सिर हिलाया और उसकी परवाह करना बंद कर दिया। श्री पोपो का मिशन लुकआउट की रक्षा करना और कामी की देखभाल करना था। चूंकि जिया कामी को चुनौती देने नहीं आया था, जब तक कि वह परेशानी पैदा नहीं करता, श्री पोपो को बिल्कुल परवाह नहीं होगी। जिया ने 3 दिनों तक लुकआउट पर इंतजार किया। 3 दिन बाद कामी दिखाई दिया। वह लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसने एक दिव्य वस्त्र पहना था। वह दयालु और ऊर्जावान लग रहे थे। जिया ने कामी की ओर देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। 200 के आसपास युद्ध शक्ति वाला होना जिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लहसुन, वापस जाओ, आपके दिल में बहुत अंधेरा छिपा हुआ है। मैं तुम्हें कामी के रूप में नहीं चुनूंगा। ये कहते हुए कामी ने जिया की ओर देखा। वह अपने सामने सुनहरे बालों वाले और हरी आंखों वाले युवाओं के माध्यम से नहीं देख सकता था। फिर कामी नामकियान की ओर मुड़ा और कहा, आप मेरे साथ आओ। आप अब से लुकआउट में रहेंगे। हाँ, युवा नेमकियान ने ईमानदारी से जवाब दिया। लहसुन का चेहरा उदास था क्योंकि उसके दिल में क्रोध जमा हो गया था। उसने कहा, कामी, तुमने इस बेनाम आदमी को क्यों चुना? केवल मैं सबसे अच्छे उत्तराधिकारी के रूप में योग्य हूँ। मानव कामी रुक गया और उदासीन रूप से कहा, आपके दिल में अंधेरे ने पहले से ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। इसके अलावा आप अभी तक क्यों नहीं गए? ये कहने के बाद लहसुन पर एक शक्तिशाली आभा दब गई, जिससे उसका रंग हरे और सफेद रंग के बीच वैकल्पिक हो गया। इस बीच लहसुन का क्रोध जमा होता रहा, फटने के कगार पर। हालांकि ये जगह सभी लुकआउट के बाद थी, इसलिए लहसुन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और हार मानने का फैसला किया। हम्पी, बेहतर होगा कि आप ये ध्यान रखें कि जल्द या बाद में मैं वापस आऊंगा। कामी की स्थिति केवल मेरी हो सकती है। भयंकर शब्दों को थूकने के बाद गालिक ने तुरंत लुकआउट छोड़ने की योजना बनाई। हालांकि इस क्षण विशाल स्थान में एक उदासीन और अंधेरी आवाज गूंज रही थी, जैसे कि यह रसातल से एक धीमी फुसफुसाहट के साथ थी, जो एक बहुत ही दमनकारी भावना दे रही थी। पिताजी, आप इतनी आसानी से हार मान रहे हैं? कामी की यह मामूली सी स्थिति, मुझे, गालिक जूनियर, इसे लेने दो। यह महसूस करते हुए कि लुकआउट पर एक विशाल अंधेरी आभा आ गई थी, मानव कामी का चेहरा काफी बदल गया। वह कठोर स्वर में चिल्लाया, दानव लोक कीड़े, क्या तुम लुकआउट पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हो? क्या आप देवताओं के क्रोध से नहीं डरते? देवता, हा हा हा, बस इस छोटी सी दुनिया के कामी से आप मुझे डराना चाहते हैं? गालिक जूनियर आवाज बस गिर गई और एक हरे नीले रंग की छाया एक भयावह और खूनी आभा के साथ लुकआउट पर कदम रखा। जैसे ही गालिक जूनियर लैंड किया, पूरा लुकआउट जमकर कांप उठा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 372, राक्षस का सफाया। दानव, तुम कहां से आए हो? novelUSB.com। मानव कामी ने कठोर स्वर में सवाल किया। वह जानता था कि उसके सामने जो राक्षस है वह उस राक्षस क्षेत्र से नहीं आया है जिससे वह परिचित था। दानव क्षेत्र में ऐसा कोई शक्तिशाली राक्षस नहीं था, यहाँ तक कि अगर दानव राज्य के सभी राक्षसों को जोड़ दिया जाता है तो वे उसके जैसे मजबूत नहीं होंगे। लहसुन जूनियर ने मानव कामी को अनदेखा कर दिया और लहसुन को देखने के लिए मुड़ गया। उसने अपनी जीभ क्लिक करते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत निराश हूँ। ये केवल एक तुच्छ कामी है, फिर भी उसने आपको इतना भयभीत कर दिया कि आपने अपने दिल में गुस्सा निकालने की हिम्मत भी नहीं की। तुमने मुझे क्या कहा? पिताजी, लहसुन जूनियर की भव्य आभा से लहसुन पर इतना दबाव था कि उसके दिल में उसके प्रति निष्ठा की कसम खाने की इच्छा बढ़ गई। लेकिन जिस तरह से गालिक जूनियर ने उसे संबोधित किया, उसे सुनकर उसका दिल हिल गया। गालिक जूनियर ने कहा, मैं भविष्य में 300 साल की दुनिया से आया हूँ। इस युग में आने के लिए मैंने एक दुनिया बनाई, भले ही यह सिर्फ एक छोटी सी खंडित दुनिया है। लहसुन जूनियर ने इत्मीनान से समझाया। इस छोटी सी दुनिया में उनकी शक्ति एक निर्विवाद पूर्ण शिखर पर थी और बोलने का कोई दबाव नहीं था। तुम मेरे हो बेटा? पूछने पर लहसुन दंग रह गया। मेरे पास वास्तव में इतना शक्तिशाली बेटा है? इस पल में गालिक को संदेह था कि वह सपना देख रहा था, इसलिए उसने खुद को चुटकी ली। यह कोई सपना नहीं है। गालिक जूनियर ने उपहास में अनजाने में अपने होंठ उठाए। उसके बाद उसकी नजर मानव कामी पर पड़ी और उसके मुंह के कोने थोड़ा
ऊपर उठ गए। इस दुनिया में गालिक जूनियर एकमात्र सर्वोच्च शासक था और कामी उसकी नज़र में महत्वहीन था। इस पल में गालिक जूनियर ने जिया को चुपचाप किनारे बैठे देखा और आश्चर्य से कहा, ओह, यहाँ एक और व्यक्ति है। मानव कामी ने भौहें सिकोड़ी, इसलिए नहीं कि वह लगातार अनदेखा किए जाने से असंतुष्ट था, बल्कि इसलिए कि उसने पाया कि युवक से अचानक एक अस्पष्ट आभा उभरी थी। कामी को आभा कुछ हद तक परिचित लगी, लेकिन इसे पंजीकृत करने के लिए समय सीमा बहुत कम थी। इस पल में जिया ने अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। ओह, आपने अभी कहा था कि ये दुनिया आपके द्वारा बनाई गई थी, है ना? जिया ने गालिक जूनियर को देखा और कदम से कदम मिलाकर उसकी ओर बढ़ा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस खंडित दुनिया को कैसे बनाया? गालिक जूनियर को देखते हुए जिया के चारों ओर भव्य आभा उनके हर कदम के साथ कई गुना बढ़ गई। धमाका, धमाका, धमाका। भव्य आभा एक ड्रम की तरह थी जिससे हवा कांपने लगती थी। जब जिया गालिक जूनियर के बगल में पहुंचा तो गहरी और शक्तिशाली आभा उस पर एक ऊंचे पहाड़ की तरह दब गई। जिया की राजसी आभा के तहत लुकआउट लगभग उखड़ गया। आभा ने उपस्थित सभी लोगों को महसूस कराया जैसे कि वे समुद्र के बीच एक छोटी नाव में थे, कैप्साइजिंग के कगार पर थे। लहसुन जूनियर अब शांत नहीं लग रहा था। उसकी काली पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल दौड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम होते कौन हो? इस युग में आपके जैसा कोई नहीं होना चाहिए। लहसुन जूनियर चिल्लाते हुए चमक रहा था। इस दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? 300 साल पहले? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वाभाविक रूप से इस युग का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं यहाँ आपके पीछे भागते हुए आया था। ये कहने के बाद जिया ने अपनी उंगलियों को बढ़ाया और बैंगनी टाइम रिंग ने सूरज की रोशनी के तहत चमकदार रंगों का उत्पादन किया। क्या आप महामहिम टोवा तथाकथित अभिभावक हैं? गालिक जूनियर का गला सूख गया और उसे कड़वा महसूस हुआ। वह जानता था कि वह टाइम इन्फोसर के सामने भागने में सक्षम नहीं होगा। टोवा, क्या वह व्यक्ति है जिसने आपको स्पेस टाइम क्रिस्टल दिया है? ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से किसी के द्वारा इन सब में हेरफेर किया जा रहा है। जिया की हंसमुख अभिव्यक्ति गायब हो गई क्योंकि उसकी तेज आंखें गालिक जूनियर को देख रही थीं। गालिक जूनियर की हरकतें न सिर्फ ब्रह्मांड के संतुलन को नष्ट कर रही थीं बल्कि परेशानी भी मांग रही थीं। उन लोगों के प्रति जो परेशानी चाहते थे, जिया कभी विनम्र नहीं थे। जिया का शरीर नीचे उतारा गया और फिर गायब हो गया। जब जिया फिर से दिखाई दिया तो उसका हमला, जो एक पंख की तरह हल्का था, पहले से ही गालिक जूनियर के शरीर पर प्रहार कर चुका था। लहसुन जूनियर स्तब्ध रह गया। वह समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था जब अचानक उसके पेट से एक गंभीर दर्द आया। ऐसा लगता है कि वह एक भारी ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से उड़ गया और एक हॉल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। धमाका, पत्थरों के टुकड़े जमीन पर गिर गए, जिसमें गालिक जूनियर मलबे के नीचे दब गया। वह ऐसा है जैसे ही गालिक जूनियर ने नीचे गिरा, उसे ढकने वाले पत्थर को तुरंत उड़ते हुए भेज दिया गया। प्रत्येक पत्थर चरम गति तक तेज हो गया, गोलियों की तरह बाहर निकल गया। जिया ने अपनी उंगली बढ़ाई और उड़ते हुए पत्थरों को दूर धकेलते हुए उसके सामने कुछ बार हिलाया। ये देखकर गालिक जूनियर का चेहरा बदल गया। उनका छोटा नीला हरा शरीर अचानक 2 मीटर की ऊंचाई पर बदल गया। उनकी त्वचा गहरे नीले रंग की हो गई। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जो विस्फोटक शक्ति से भरी हुई प्रतीत होती थीं। हालांकि जिया की आंखों में कुछ भी नहीं था। TSK 2.5 मिलियन युद्ध शक्ति। मुझे आश्चर्य है कि उसने कैसे प्रशिक्षण लिया। जिया बुदबुदाया। अपने परिवर्तन के बाद गालिक जूनियर की ताकत बहुत बढ़ गई, जिससे हिंसक बवंडर बढ़ गए, जिसके कारण लुकआउट हिल गया। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। इस समय चाहे वह मानव कामी हो या युवा नामेकियान, वे दोनों दंग रह गए। उन दोनों के लिए जिनके पास केवल कई सौ की युद्ध शक्ति थी, जिया और गालिक जूनियर का अस्तित्व एक वास्तविक देवता के समान था। उनके सामने मानव कामी और युवा नामेकियान नश्वर के रूप में विनम्र थे, प्रतीत होता है कि महत्वहीन थे। लानत है, तुम इस दुनिया में क्यों दिखाई दोगे? यह वह दुनिया है जिसे मैंने बनाया है। यह मेरे द्वारा शासित होना चाहिए। गालिक जूनियर दहाड़ा और उसकी आंखें खुल गईं। उसने जबरदस्ती जमीन पर कदम रखा और जिया पर हमला किया। आप द्वारा शासित सपना देखो, जिया ने जवाब दिया। जब गालिक जूनियर अंदर बंद हो गया तो जिया ने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर एक बल लगाया। कच, गालिक जूनियर की बांह अलग होने के कारण सभी दिशाओं में खून के छींटे पड़ गए। एक दिल दहला देने वाली चीख के बाद गालिक जूनियर की आंखें खून से लथपथ हो गईं और उसका पूरा शरीर कांप गया। इस समय वह वास्तविकता से जाग गया और उसका दिल डर से भरा था। वह उसके और जिया के बीच कुछ दूरी बनाना चाहता था। हालांकि जिया के सुनहरे बाल चमक गए और उसने अपनी हरी आंखों में थोड़ी सी भी भावना के बिना गालिक जूनियर को देखा। जिया ने अपनी बांह हिलाई और आसपास की जगह अचानक चिपचिपी हो गई, जिससे गालिक जूनियर मिडिया में जम गया। इस क्षण अंतरिक्ष अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ढह गया और पतन के बिंदु से अंतरिक्ष शक्ति फूट पड़ी। लहसुन जूनियर को बेकाबू ऊर्जा से टुकड़ों में फाड़ दिया गया था।
कुछ ही क्षणों में अंतरिक्ष एक बार फिर से चिकनी हो गया, जैसे कि पिछली घटना कभी नहीं हुई थी। दूसरों ने लार का एक मुंह निगल लिया। वे अपनी आंखों के सामने होने वाले अजीब दृश्य से वश में थे। मिस्टर मानवकामी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने लहसुन को उदासीन रूप से देखा। भयभीत होकर लहसुन पीछे हट गया और लुकआउट के किनारे से कूदने का प्रयास किया, लेकिन इस क्षण एक उज्ज्वल ऊर्जा किरण बाहर निकल गई और लहसुन की छाती में घुस गई, तुरंत उसके दिल को कुचल दिया। उसके बाद उसकी लाश लुकआउट के किनारे से गिर गई। लहसुन से निपटने के बाद जिया ने उदासीन रूप से कहा, अगर जीवित छोड़ दिया गया तो ये लहसुन केवल एक आपदा होगी, इसलिए मैंने आपके लिए उससे निपटा। धन्यवाद, मानवकामी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत कहा। वह ये भी जानता था कि लहसुन को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन कामी के रूप में वह काम नहीं कर सकता था। अपने बगल के व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। कामी के अस्तित्व का अर्थ पृथ्वी की रक्षा करना है, और सुरक्षा के तरीके कई हैं। बुराई को पराजित करना जरूरी नहीं कि एक तरीका है। एक कामी को दयालु होने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके जिया शब्दों के पीछे का अर्थ ये था कि युवा नेमकियान में अंधेरा कुछ भी नहीं था। वे सभी कहते हैं कि बुद्ध दयालु हैं, लेकिन ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बौद्ध धर्म में एक क्रोधित वज्रपाणी भी है। मानवकामी ने सोच समझकर सिर हिलाया। अगर यह कोई और था तो जरूरी नहीं कि वह सुनता, लेकिन जिया अलग था। उन्होंने बस अपने निर्दयी तरीकों को दिखाया था, जिससे मानवकामी के दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। इसके अलावा अजीब बात यह थी कि वह जिया के आयाम से एक प्राकृतिक दमन महसूस कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति एक उच्च स्तरीय देवता है? मानवकामी ने विचार किया। जिया से आयाम दमन क्रिएटिव गॉड स्टार पर प्रशिक्षण से आया था। क्रिएटिव गॉड स्टार के 200वें स्तर को पार करने वाले किसी व्यक्ति का दर्जा अंडरवर्ल्ड के नरक के राजा से बहुत अधिक था। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से जिया की स्थिति पृथ्वी के कामी से ऊपर थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 373। एक असाधारण जादूगर टोवा। जिया काफी देर तक लुकआउट पर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि हल्की हवा उसके पास से गुजर रही थी, जिससे उसे हल्की ठंड लग रही थी। गालिक जूनियर के निधन के बाद आखिरकार यहाँ का मामला शांत हो गया। जिया लुकआउट से नीचे कूद गया और गिरते समय टाइम के सुप्रीम काई से संपर्क किया। क्रोनोआ, जांचें और देखें कि क्या इस दुनिया में कोई अन्य असामान्यताएं हैं। रिंग का दूसरा हिस्सा थोड़ी देर के लिए शांत था। कुछ मिनट बीत जाने के बाद समय के सर्वोच्च काई की खुशी की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि उसने कहा, ओह, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। मैंने इस खंडित दुनिया को रिकॉर्ड में दर्ज किया है, ब्रह्मांड के छोर पर तैरते हुए। पुस्तकालय में एक पुस्तक बनाई है। अभी के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्पेस टाइम लाइब्रेरी टाइम के घर और कार्यस्थल का सर्वोच्च काय था। ये देखकर कि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं था, जिया मूल दुनिया में लौटने के लिए तैयार था। अचानक रिंग से क्रोनोआ की चीख सुनी जा सकती थी। क्या हुआ? जिया ने जल्दी से पूछा। क्रोनोआ उत्सुकता से चिल्लाया, अच्छा नहीं है। आप जिस खंडित दुनिया में हैं उसके पास एक शक्तिशाली आभा है। यह आभा दानव क्षेत्र के टोवा से संबंधित है। जिया भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसने कहा, टोवा कौन है? आपको मुझे विस्तार से समझाने की जरूरत है। उसने विस और क्रोनोआ के मुंह से काफी बार टोवा नाम सुना था, लेकिन उसे इस व्यक्ति का कोई आभास नहीं था। क्रोनोआ ने समझाया, टोवा ब्रह्मांड 7 में आपके बगल में 2 अंतरिक्ष समय नियंत्रकों में से एक है। वह दानव क्षेत्र के राजा डाबुरा की छोटी बहन है। उसे दानव क्षेत्र के जादूगर के रूप में जाना जाता है, जिसने एक अन्य नियंत्रक मीरा के साथ मिलकर प्राचीन दानव डेमिग्रा को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। एक पल के लिए रुकने के बाद क्रोनोआ ने जारी रखा, प्राचीन दानव डेमिग्रा बेहद शक्तिशाली है। यद्यपि उसकी ताकत की तुलना आपके ब्रह्मांड के विनाश के देवता बीरस से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसकी विशेषता समानांतर ब्रह्मांडों के साथ लगातार फ्यूज करने की उसकी क्षमता में निहित थी। जब समलन की संख्या एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है, तो सर ज़ेनो भी उसे खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जिया समझ गया कि हालांकि डेमिग्रा की शक्ति बीरस की तुलना में कम थी, लेकिन ये बहुत खराब नहीं था, खासकर उसकी भयावह आत्मसात क्षमता। दानव क्षेत्र के अंतरिक्ष समय नियंत्रक टोवा और मीरा ने डेमिग्रा को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार खंडित दुनिया बनाई। डाबुरा की बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दानव क्षेत्र का राजा एक महिला दानव होगा। टोवा की ताकत कैसी है? जिया ने अपने होंठ को चूमा और पूछा। क्रोनोआ ने निराश आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैंने उसे पहले कभी कार्रवाई करते नहीं देखा। वह हमेशा पर्दे के पीछे छिपती रही है। यह आमतौर पर मीरा है जो कार्रवाई करती है। जिया ने टाइम के सर्वोच्च काय के शब्दों पर विचार किया। कहने का मतलब है, डब्रूरा की बहन टोवा से निपटना आसान नहीं हो सकता है। जानकारी बहुत कम है, और यहाँ तक कि उसकी मूल युद्ध शक्ति भी अज्ञात है। अब टोवा कहाँ है? मुझे नहीं पता। जिया अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने कहा, क्रोनोआ वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। इसके तुरंत बाद जिया ने क्रोनोआ के कॉल को काट दिया। चूंकि टोवा इस दुनिया में आया था, तब जिया हमेशा अपनी की को महसूस करने की कोशिश कर सकती थी।
खंडित दुनिया केवल एक सौर मंडल के आकार की थी, और यह भी कि जिया का किला था। उसके बाद जिया ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, ध्यान से जांच की। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और एक करतल शोर के साथ उसने एक दूर के स्थान की ओर एक स्थानिक ब्लेड फेंक दिया। अचानक जैसे कपड़े की एक पट्टी फट गई हो, शांत स्थान में एक लहर जैसी लहर दिखाई दी। फिर एक सफेद प्रकाश कुछ बार चमका और लंबाई में 100 मीटर से अधिक की अंतरिक्ष दरार अचानक दिखाई दी। क्रिम्सन घुमावदार अंतरिक्ष दरार की परिधि में एक लंबी महिला शांति से बाहर चली गई। महिला के पास उसकी पीठ के पीछे लटकते एक लंबे और उत्तम चांदी भूरे बाल थे, एक आकर्षक आकृति और एक सुंदर और आकर्षक चेहरा था जो चिकनी और नाजुक था। उसके माथे के सामने बालों की किस्में उसकी छाती तक बह रही थीं, और उसके द्वारा पहने गए क्रिम्सन त्वचा तंग कपड़े उसके बेहद आकर्षक फिगर को बढ़ा रहे थे। उसकी बाहों और बछड़ों को एक काले कपड़े से ढका गया था, और पोशाक का किनारा स्वाभाविक रूप से उसकी कमर के नीचे एक लबादे की तरह लटका हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ी और पतली नुकीली छड़ी थी, जो एक जादूगर के हाथों में जादू की छड़ी की तरह थी। ये स्त्री तोवा थी, जो दानव क्षेत्र के राजा डाबुरा की बहन थी। वह बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन शैतानी से भरी है। शुरुआत में स्तब्ध महसूस करने के अलावा जिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी को ठंडा महसूस किया। वह टोवा की ताकत के कारण नहीं, बल्कि उसकी बैंगनी आंखों में अवमानना के कारण ऐसा महसूस करता था। उसकी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मारा नहीं जा सकता था। उसके लिए सभी नीच चींटियां थीं। ये औरत टोवा है, इतनी शक्तिशाली रानी की आभा, जिया बुदबुदाया। वह उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। टोवा के नाजुक मुंह से एक बर्फीली आवाज आई, तो आप वह सहायक हैं जो समय के सर्वोच्च काय ने पाया। हे, वह एक और अंतरिक्ष समय नियंत्रक खोजने के लिए भाग्यशाली है। आप पर ईश्वरीय आभा मुझे मिचली महसूस कराती है। मैं वास्तव में तुम्हें तुरंत मारना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ नमस्ते कहने जा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे रोक सकते हैं। हाँ, टोवा ने एक आकर्षक मुस्कान दी, और फिर उसका शरीर एक आफ्टर इमेज में बदल गया जो धीरे धीरे तब तक फीका पड़ गया जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। यह अंतरिक्ष समय क्षमता की तरह नहीं था, नहीं इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी गुप्त तकनीक। इसके बजाय यह एक और भी जादुई कौशल था जो निराकार था और बिना किसी निशान के, जैसे स्याही पानी में बहती थी, थोड़ा थोड़ा करके बिखरती थी। जैसे ही वह उस स्थान पर था जहां टोवा गायब हो गया था, जिया ने भौहें सिकोड़ी। उसने यह नहीं देखा कि टोवा कैसे गायब हो गया। जिया को यकीन था कि यह टोवा का असली शरीर था जो उसके सामने दिखाई दिया था, और जादू क्लोन की तरह कुछ नहीं था। जिया को अचानक हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। इसने उसे असहज कर दिया कि ऐसा दुश्मन था जिसे वह समझ नहीं सकता था। ये कैसे है? क्या आपने कुछ देखा है? टाइम के सुप्रीम काय ने पूछा। जिया ने अपनी जीभ क्लिक की, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। टोवा की ताकत पूरी तरह से छिपी हुई है। उसकी ताकत मेरी तुलना में बहुत कमजोर लगती है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत रहस्यमय है। हाँ, टोवा को दानव क्षेत्र में एक असाधारण जादूगर के रूप में जाना जाता है। अजीब और अलग अलग जादू उसकी विशेषता है। इसके अलावा किंवदंती ये है कि दानव क्षेत्र का अन्य अंतरिक्ष समय नियंत्रक एक एंड्रॉइड है जिसे उसने जादू का उपयोग करके बनाया है। क्रोनोआ ने उसे एक पृथ्वी बिखरने वाला रहस्य बताया। जिया का दिमाग हिल गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या वह अभी भी स्पेस टाइम कंट्रोलर बना सकती है? नोवेल USB.com, मुझे यकीन नहीं है। यह एक संयोग हो सकता है। मीरा के जन्म के बाद से टोवा ने अधिक अंतरिक्ष समय नियंत्रकों का निर्माण जारी नहीं रखा। बहुत सारे प्रतिबंध होने चाहिए। क्रोनोआ की आवाज एक बच्चे की तरह थी, और यह बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता था कि वह पहले से ही 75 मिलियन वर्षों तक जीवित थी। इस बार टोवा एक खंडित दुनिया बनाने के लिए लाल क्रिस्टल का उपयोग करने में सफल रहा। हालांकि यह छोटा है, यह एक अच्छी शुरुआत नहीं है। एक खंडित दुनिया जिसे अंतरिक्ष समय क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया जा सकता है, क्रोनोआ के लिए अच्छी खबर नहीं थी, जो समय का सर्वोच्च काय था। अतीत में एक खंडित दुनिया के निर्माण के लिए टोवा या मीरा के सावधानीपूर्वक संचालन की आवश्यकता थी। हालांकि लाल क्रिस्टल के साथ अब दुनिया बनाना मुश्किल नहीं था। यहाँ तक कि गालेक जूनियर जैसा चरित्र भी सौर मंडल जैसी बड़ी दुनिया बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। इसका मतलब ये था कि जब तक टोवा तैयार था, तब तक वह किसी भी समय और भी खंडित दुनिया बना सकता था। इसके अलावा भले ही इनमें से कई दुनियाओं का उपयोग केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया था, जब तक कि डेमिग्रा को पुनर्जीवित करने के लिए एक दुनिया है, तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बड़ी तबाही होगी। अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्रोनोआ ने परेशान होकर कहा। समय और अंतरिक्ष व्यवस्था के प्रशासक के रूप में वह वर्तमान में दबाव में थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 374। पिकोलो जूनियर जिया जानता था कि क्रोनोआ चिंतित था, लेकिन वह मदद करने में सक्षम नहीं था जितना वह चाहता था। बेशक जिया कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत उस स्तर पर नहीं थी जहां वह सभी नियमों और विनियमों की अनदेखी कर सके। अपने करीबी लोगों की रक्षा करना उनकी आधार रेखा थी।
नॉवल USB.com। जिया ने छोटी सी दुनिया को पीछे मुड़कर देखा और फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई। एक चमकदार और पारभासी अंतरिक्ष समय क्षमता उसके हाथ से निकली और उसे इस दुनिया से दूर एक रंगीन मार्ग में ले आई। जिया ने टाइम रिंग द्वारा बताई गई दिशा के अनुसार अपनी दुनिया पाई और एक बार फिर वह उस स्थान पर लौट आया जहां से वह पहले गायब हो गया था। यह वही जगह है, पृथ्वी का दानव क्षेत्र। जिया ने शांति से चारों ओर देखा और जमकर दहाड़ लगाई। एक विशाल और शक्तिशाली आभा तुरंत पृथ्वी के दानव क्षेत्र में गूंज उठी। दहाड़ के बाद अशुद्ध की उसके शरीर से दूर हो गया और उसका दिल आरामदायक हो गया। हालांकि इसने पूरे दानव क्षेत्र के लिए एक आपदा पैदा की। कई वर्षों के बाद भी कई राक्षस अभी भी आपदा को याद करेंगे। यह एक काला दिन था जब अचानक आकाश से एक शक्तिशाली आभा गिर गई। भयावह आभा जो एक देवता के दिव्य प्रकाश के समान थी, अचानक पृथ्वी के दानव क्षेत्र को ढक दिया। ये आपदा अचानक हुई जैसे एक हाड़ कंपा देने वाली हवा दिल में रिस रही थी। दानव राज्य की आबादी कांपते हुए उनकी मांद में छिप गई। वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ... जैसे ही उसने अपने चारों ओर बादल, भयावह और सड़ते हुए दृश्यों को देखा, जिया ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया, चलो पहले दानव क्षेत्र को छोड़ दें। तब प्रकाश की एक किरण दानव लोक के अंधेरे आकाश में बिजली के बोल्ट की तरह फैल गई। जिया जल्द ही दानव क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचा। जैसे ही वह पत्थर के दरवाजे से बाहर निकला, गर्म सूरज की रोशनी जिया के शरीर पर चमक उठी और तुरंत उसके शरीर पर गहरे जलवाष्प को शुद्ध कर दिया। दानव क्षेत्र की तुलना में पृथ्वी के दृश्य एक स्वर्ग की तरह थे, जिससे जिया का मूड हंसमुख हो गया। जिया आकाश में कई सैकड़ों मीटर ऊपर उठे और फिर समुद्र तट पर अपने घर की ओर उड़ गए। दक्षिण पश्चिम में कहीं कहीं ऊंचे पहाड़ और घुमावदार लकीरें थीं। शिलिंग और मायस सुदूर यूंजाबिट हाइट्स की ओर बढ़ते हुए आसमान में लड़ रहे थे। हुआ लाला, उनके हमलों के कारण कई चमकदार ऊर्जा बीम फट गए। ठीक है कि राजा पिकोलो पहले से ही पास में है। क्या हम उसे इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं? उसे डराओ मत, मायस ने अपना मुंह घुमाया और उसकी गतिविधियों को बिल्कुल भी रोके बिना कहा। शिलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करें, हमारे पास हमारे उपाय हैं। अगर यह थोड़ी सी शक्ति उसे डराती है तो वह जिया के ध्यान के योग्य नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे जल्द से जल्द खत्म करना बेहतर होगा। मायस ने अपनी आंखें बंद कर दीं और शिलिंग के दृष्टिकोण से सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद उन दोनों ने यूंजाबिट हाइट्स के ऊपर लड़ाई जारी रखी। ऊपर 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 शिलिंग और मायस ने अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित किया क्योंकि वे लड़ रहे थे। हालांकि उनके प्रत्येक हमले के कारण होने वाली गड़बड़ी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया। ... लड़ाई के दृश्य से बहुत दूर नहीं, यूंजाबिट हाइट्स के बीच में हजारों किलोमीटर लंबी एक बड़ी घाटी थी। आकाश में ऊंचाई से देखते हुए यह मुख्य भूमि को काटने वाली एक लंबी रेखा की तरह था। एक गहरी घाटी में ... सिर पर टोपी लगाए सफेद लबादा पहने नवजात पिकोलो संकरी घाटी में दरारों के बीच चुपचाप बैठा था। सीटी बजाने वाली हवा घाटी की चट्टानों के माध्यम से बहती है और एक मजबूत सुपरस्टॉर्म में संघनित हो जाती है। पिकोलो के चेहरे पर ठंडी हवा चल रही थी, जैसे उस पर ब्लेड गिर रहा हो। पिकोलो अभी भी था जब उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली पुतलियों में प्रकाश की एक चमक उठी। उसकी आंखों से एक आश्चर्यजनक आभा निकली और चट्टान से बहुत दूर नहीं गई। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खंडित पत्थर गिर गए। गोकू, मैं जल्द ही तुमसे आगे निकल जाऊंगा। आप निश्चित रूप से अगले साल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेंगे। मैं आपको हर किसी के दर्शकों के नीचे हराऊंगा और दुनिया में अपनी वापसी की घोषणा करूंगा। पिकोलो का चेहरा उदास था क्योंकि उसने अपने पैरों के नीचे पत्थर पर अपने पैर पर मुहर लगा दी, जिससे वह टुकड़ों में टूट गया। यूंजाबिट हाइट्स वह जगह थी जहां नेमकियान रहता था जब वह पृथ्वी पर उतरा था। पिकोलो अपनी रक्तरेखा से स्मृति के बाद यूंजाबिट हाइट्स आए और यहां प्रशिक्षित हुए। वर्तमान में उनकी ताकत पुराने राजा पिकोलो से अधिक हो गई थी, लेकिन पिकोलो को पता था कि वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे और अधिक शक्तिशाली बनने और हर किसी को अपने पैरों तले रौंदने की जरूरत थी। इस समय पिकोलो ने बिना किसी सुराग के जमीन से झटके महसूस किए। क्या हो रहा है? पिकोलो हैरान था और फिर उसने महसूस किया कि दो भयावह आभाएं उसके पास आ रही हैं। दोनों आभाओं के सामने वह महत्वहीन महसूस करता था और अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्मिंदा था। इस भावना ने उसे नाराज कर दिया। वह बेहद परेशान हो गया। लानत है, इतनी मजबूत की कैसे हो सकती है? गोकू के अलावा पृथ्वी पर ऐसा विशेषज्ञ क्यों है? पिकोलो गुस्से में अंदर की ओर गरज उठा। फिर पिकोलो आकाश में उड़ गया। उन्हें दोनों आभाओं के मालिकों की पहचान का पता लगाना था। यूंजाबिट हाइट्स में कहीं शिलिंग और मायस अभी भी लड़ने का नाटक कर रहे थे। सभी दिशाओं में बिखरी ऊर्जा एक मजबूत बवंडर में लिपटी हुई थी जिसने पूरे यूंजाबिट हाइट्स को परेशान कर दिया था। सौभाग्य से वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वहां का तापमान कम और ठंडा था, ऐसा कि कोई जीवित प्राणी भी मौजूद नहीं था। देखो, राजा पिकोलो आ रहा है। जैसे ही उसने महसूस किया कि एक आभा उनके पास
आ रही है। शिलीव की उज्ज्वल आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। मायज मुस्कुराए और उन्होंने एक दूसरे पर आगे पीछे हमला करते हुए अपना चरदे जारी रखा। लड़ते हुए वे धीरे धीरे पिकोलो की स्थिति की ओर बढ़े। उनके सिलहुट तेजी से आगे बढ़े, कभी कभी वे जमकर भिड़ गए और कभी कभी वे जल्दी से अलग हो गए। कुछ सेकंड के लिए अलग होने के बाद वे फिर से अपनी लड़ाई फिर से शुरू करेंगे। गड़गड़ाहट। दोनों के बीच लड़ाई के दौरान पठार की ठोस जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दी। दूसरों की नज़र में दोनों के बीच की लड़ाई पुराने दुश्मनों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई की तरह थी। कम से कम पिकोलो की आंखों में ऐसा ही था। वह यह नहीं बता सकता था कि आकाश में दो लड़ाके केवल दिखावा कर रहे थे। हालांकि वह कुछ दूर था, पिकोलो उसके सामने चमकदार लड़ाई से पूरी तरह से हिल गया था। लानत है। पिकोलो क्रोधित था। उसके दो नुकीले राक्षसी दांत एक दूसरे के खिलाफ पीस रहे थे। खुद को उनके जूते में डालते हुए पिकोलो ने पाया कि अगर वह दोनों के बीच लड़ाई में प्रवेश करता है तो वापस लड़ने के बारे में भूल जाओ। बस अवशेष ऊर्जा तरंगे जो उन्होंने आकस्मिक रूप से उत्पन्न की थी उसे बेहोशी छोड़ने के लिए पर्याप्त थीं। पृथ्वी पर ऐसे विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? पिकोलो की आंखें एक जटिल नजर से चमक उठी क्योंकि वह खुद से बुदबुदाया, मैं दुनिया पर शासन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कब तक इंतजार करना होगा। लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे दूरी में फीकी पड़ गईं और जल्द ही शिलिंग और मायज ने युनजाबिट हाइट्स छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने पिकोलो पर जो प्रभाव छोड़ा वह गहरा और दूर था। हाँ, यह क्या है? पिकोलो को अचानक लड़ाई के स्थल पर एक भूरे रंग का बैग मिला। जब उसने बैग उठाया और उसे खोला तो पिकोलो ने पाया कि बैग में एक अजीब लाल फल और दर्जनों हरी फलियां थीं जो सूखी और छोटी थीं। लाल फल में एक अकथनीय आकर्षण था। यह क्या नरक है? पिकोलो ने अपने हाथ में लाल फल से एक काट लिया और अचानक पाया कि उसके शरीर में एक चौंकाने वाली की ऊर्जा दिखाई दी थी। यह आभा, ये बहुत मजबूत है। पिकोलो की आंखें खुल गईं क्योंकि उसे पता चला कि उसकी ताकत एक पल में कई गुना बढ़ गई थी और जैसा कि वह खुशी से जंगली था, पिकोलो ने जल्दी से 2 या 3 काटने में पूरे फल को निगल लिया। उन्होंने कहा, इतनी ताकत? वह क्या बात थी? गोकू, मुझे यकीन है कि मैं अब तुम्हें हरा सकता हूँ। पिकोलो उत्साह से चिल्लाया और फिर उसने चमकती आंखों के साथ बैग में अन्य चीजों को देखा। लाल फल पहले से ही इतना अद्भुत है, फिर इन दर्जनों फलियों के बारे में क्या? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 375। एक वर्ष जिया का घर। रात की हवा लोगों को गहरी ठंडक पहुंचा रही थी। जैसे ही उन्होंने लॉन्च द्वारा तैयार किया गया रात का खाना खाया, जिया ने अपनी योजनाओं के बारे में सोचा। वह जानते थे कि सुपर सैयान 2 राज्य की ताकत ब्रह्मांड में अधिकांश जीवित प्राणियों के बीच किंवदंती जैसी ताकत की श्रेणी में थी। हालांकि जिया संतुष्ट नहीं था क्योंकि सिर्फ ब्रह्मांड 7 में उससे अधिक मजबूत कई लोग थे। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि ब्रह्मांड 7 पूरे मल्टीवर्स में 12 ब्रह्मांडों में से एक था। इसके अलावा अब जब बड़ी संख्या में खंडित ब्रह्मांड दिखाई दिए थे तो मजबूत विशेषज्ञों की संख्या का अनुमान लगाना और भी मुश्किल था। यद्यपि अधिकांश खंडित दुनिया में मजबूत विशेषज्ञों की संख्या ज्यादा नहीं थी जब तक मूल संख्या पर्याप्त थी। मजबूत विशेषज्ञों की संख्या समय के साथ बहुत अधिक हो जाएगी। दानव क्षेत्र का टोवा एक शांतिपूर्ण व्यक्ति नहीं है और ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही मुझ पर अपनी आंखें डाल दी हैं। जिया ने अपना सिर पकड़ रखा था, कुछ चिंतित था। टोवा की शक्ति रहस्यमय थी, उसके भाई दाबुरा की तुलना में बहुत अजनबी थी। जिया ने ऐसे व्यक्ति को उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असहज महसूस किया। इस समय शिलिंग और मायज आकाश से उतरे और जिया के पक्ष में आए। वे लापरवाही से बैठ गए, मेज पर भोजन उठाया और खाना शुरू कर दिया। पिकोलो कैसा था? जिया ने पूछा। अपने हाथ में भोजन रखते हुए शिलिंग ने कहा, पासेबल। हालांकि वह कमजोर है, लेकिन वह हमें देखे बिना डर में नहीं भागा। वहाँ चीजें कैसी थीं? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मायज ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि जिया केवल कुछ घंटों के लिए गया था, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरी दुनिया में था। क्या ऐसा हो सकता है कि खंडित दुनिया में समय प्रवाह अलग था? जिया बुदबुदाया। फिर उन्होंने शिलिंग से कहा, वहाँ मामला सुलझ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने परेशानी पैदा कर दी है। फिर उन्होंने उन्हें खंडित दुनिया में टोवा के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। शिलिंग थोड़ी देर के लिए भौंचक्का रह गया और फिर उसने जिया को अजीब तरह से देखा और पूछा, टोवा को कैसे पता चला कि आपने उस दुनिया में प्रवेश किया था? जिया ने उनके साथ अपना अनुमान साझा किया। हो सकता है कि वह ये सब देख रही थी और फिर मुझे देखने के बाद खुद को दिखाया। खंडित दुनिया अंतरिक्ष समय क्रिस्टल का उपयोग करके बनाई जाने वाली पहली दुनिया थी। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसका निरीक्षण करता। वह व्यक्ति वास्तव में अजीब है। चूंकि उसने खुद को दिखाया और आपसे लड़ाई नहीं की, तो वह क्यों दिखाई दी? मायज ने उसके होंठ को चूमा और पूछा। जिया ने उसे मनोरंजन में देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा है? एक युद्ध की लत? शायद टोवा की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत नहीं है। टोवा का भयावह पहलू उसका रहस्यमय जादू था और उसकी असली युद्ध शक्ति ज्ञात नहीं थी। वह दुष्ट जादूगर बबीदी की तरह
थी जिसने मार्जन बुयू को पुनर्जीवित किया, दोनों जादू में विशेषज्ञ थे। चूंकि उसने पहले से ही आप पर अपनी नजरें डाल दी हैं, तो आपको अब से सावधान रहना होगा और परेशानी में नहीं पड़ना होगा। शांति से अपनी राय देने के बाद शिलिंग ने अपना सिर नीचे किया और खाना जारी रखा। एक स्वादिष्ट भोजन का सामना करते समय शीलिंग और मायस विरोध नहीं कर सके। जब वह अपना भोजन खा रहे शीलिंग और मायस की बेहद बेहिचक उपस्थिति को देख रहा था, तो जिया मुस्कुराया। उन्होंने अनुमान लगाया कि मेज पर भोजन की छोटी मात्रा उनके लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लॉन्च को और अधिक तैयार करने के लिए रसोई में जाना पड़ा। वहीं कोरिन टॉवर में शैतान और यजिरोबे आखिरकार कोरिन टॉवर पर चढ़ गए और वर्तमान में कोरिन से संकेत प्राप्त कर रहे थे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? आपको कितनी बार सिखाया गया है? शांत रहो और फिर से आओ। कोरिन गुस्से में शैतान पर चिल्लाया। उसने ऐसा मूर्ख कभी नहीं देखा था। पानी के घड़े की अगुवाई करने वाली एक लकड़ी की छड़ी ने हवा में अपना प्रक्षेपवक्र बदल दिया और शैतान ने खुद को आकाश में फेंक दिया और जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। उसने अपने होठों को चूमा और जमीन पर लुढ़कते हुए अपना सिर ढक लिया। दर्द होता है, दर्द होता है। धरती पर लौटते हुए शैतान विलाप कर रहा था। कोरिन ने असहाय होकर देखा और बुदबुदाया, ये लोग क्या हैं? अतीत में कोरिन टॉवर पर चढ़ने वाले लोगों में से उनमें से कम कुछ के पास मार्शल आर्ट कौशल था, हालांकि इस शैतान के पास केवल क्रूर बल है। कोरिन ने तब यजिरोबे को देखा जो कटाना को गले लगाते हुए गहरी नींद में सो रहा था और आह भरी। उन्होंने कहा, ये दो लोग, एक आलसी है जबकि दूसरा बेवकूफ है। मुझे लगा कि मैं एक जीनियस से मिला हूँ। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए व्यस्त रहूंगा। ... समय बीतता गया। पलक झपकते ही शैतान और यजिरोब 1 साल से कोरिन टॉवर में रह रहे थे। जिया की पूर्व चेतावनी के कारण कोरिन को बहुत पहले सेंजू बीन्स के महत्व का एहसास हुआ, इसलिए यजिरोब द्वारा तली हुई बीन्स के रूप में सेंजू बीन्स खाने की बात नहीं हुई। हालांकि सेंजू बीन्स के कम उत्पादन और दीर्घकालिक खपत के कारण केवल 400 सेंजू बीन्स शेष थे। कम से कम यह मूल काम की तुलना में बहुत बेहतर था। इसके बारे में सोचते हुए मूल काम में गोकू और अन्य लोगों को खाने के लिए कई लोगों को देने के लिए सेंजू बीन को विभाजित करना पड़ा। हालांकि इस दुनिया में गोकू और अन्य लोगों को भविष्य में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ सकती है। वर्तमान में शैतान अभी भी कोरिन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहा था। शैतान की प्रतिभा के बारे में यह उतना अच्छा नहीं था। डींग हाँकने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं था। 1 साल से अधिक समय तक सीखने के बाद शैतान ने केवल थोड़ा सा सतही ज्ञान सीखा था। इसे भूल जाओ शैतान, मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं वास्तव में आपको सिखा नहीं सकता। 1 साल तक शैतान के साथ रहने के बाद कोरिन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। ये सुनकर शैतान के आंसू और स्नोट बह निकले क्योंकि उसने विनती की, मत करो मास्टर, मुझे लगता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। देखो, शैतान ने हवा में दर्जनों घूंसे लहराए और फिर उसने भारी बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किए गए रेत के थैलों को उठाया। उसके बाद शैतान ने पर्याप्त शक्ति का उपयोग करके अपनी हथेली से काट दिया और रेत की थैलियां सपाट हो गईं लेकिन नहीं टूटी। इस दृश्य को देखकर कोरिन ने ठंडी सांस में चूसा, जैसे कि उसने सिर्फ एक अकल्पनीय चीज देखी और खांसी की। बड़ी मुश्किल से वह शांत हुआ और कांपते हाथों से उसने अपना बेत उठाकर शैतान को मारा। कुछ भी नहीं। मैंने आपको 1 साल तक पढ़ाया, लेकिन आप एक सैंडबैग भी नहीं तोड़ सकते। कैसा अपमान! मैं अमर की उपाधि से शर्मिंदा हूँ। इस समय यजिरोबे कटाना को पकड़ते हुए चला गया और शैतान को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा। उसने फुड़कते होठों के साथ कहा, तुम वास्तव में बेकार हो। हे वाह! शैतान ने एक खोखली हंसी दी। हालांकि उन्होंने सोचा कि वह पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। अमर कोरिन, वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। यजिरोबे, तुमने परीक्षा पास कर ली है। अगला ये है। कोरिन के बोलते ही एक वस्तु उड़ गई। यजिरोबे ने इसे सशर्त प्रतिवर्त के साथ लिया और देखा कि यह एक छोटी घंटी थी। तुम मुझे ये छोटी घंटी क्यों दे रहे हो? कोरिन ने चलना बंद कर दिया और कहा, ये लुकआउट में प्रवेश पाने के लिए एक टोकन है। आपने मेरी परीक्षा पास कर ली है और कोरिन टॉवर के ऊपर लुकआउट में प्रशिक्षण लेने की योग्यता प्राप्त कर ली है। देखो, यजिरोबे ने बुदबुदाया और छोटी घंटी को हटा दिया। क्या वहाँ कोई और भी शक्तिशाली व्यक्ति है? बेशक, लुकआउट वह जगह है जहाँ कामी रहता है। यदि आप वहाँ जाते हैं तो ये कामी की जिम्मेदारी होगी कि वह आपको अपने प्रशिक्षण में संकेत दें। क्या इस दुनिया में वास्तव में कोई भगवान है? हे, जाहिर है, एक भगवान है। कोरिन ने अपनी दाढ़ी को थपथपाया और कहा, यह यजिरोब, हालांकि वह थोड़ा आलसी है, इसकी प्रतिभा काफी अच्छी है। पहले वह अकेला रहता था, फिर भी वह आंख मूंदकर विचार करके इस शक्तिशाली बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकता था। यदि वह गंभीर था तो कोई नहीं जानता कि वह भविष्य में क्या उपलब्धियां प्राप्त करेगा। मेरे बारे में क्या? शैतान ने अपनी छाती को चिपका लिया और गर्व से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कोरिन ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं। उन्होंने ऐसा बेशर्म व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। ... माउंट पाउजू बुला रसोई में चारों ओर हलचल कर रही थी,
और कई छोटे रोबोट उसके साथ समन्वय कर रहे थे, हवा में उड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने खाने की मेज पर कटोरे और व्यंजन रखे थे। बुला ने सूप का स्वाद लिया और इसे कुछ हल्का पाया, इसलिए उसने बर्तन में कुछ मसाले जोड़े और स्टोव के ऊपर की लौ को बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भोजन और पेय तैयार किया। अंकल बाडॉक, गोकू, आओ और खाना खाओ। बुला एक लाडले को पकड़ते हुए बाहर निकल गया और आंगन में प्रशिक्षण ले रहे दोनों पर चिल्लाया, ओह, हम अंत में खा सकते हैं। गोकू ने अपने माथे पर पसीना पोंछा और कमरे में भाग गया। पिछले वर्ष की तुलना में गोकू एक बार फिर लंबा हो गया था। वह अब सिर से बुल्मा से लंबा था। बाडॉक मुस्कुराया और भी चला गया। जब उसने खाना खाया तो उसने गोकू को सूचित किया कि वह जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने इस साल काफी सुधार किया है, लेकिन दुनिया भर में आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। आपकी 1600 युद्ध शक्ति अभी भी बहुत कम है, इसलिए प्रशिक्षण में ढिलाई न करें। गुरु, आप जा रहे हैं? गोकू उससे अलग होने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। बाडॉक मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं लंबे समय से बाहर हूँ, लेकिन मैं कुछ वर्षों में फिर से आपसे मिलने आऊंगा। उस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मास्क के नीचे कैसा दिखता हूँ। ठीक है, उस समय मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा, गोकू ने ईमानदारी से कहा। उसकी आंखें एक दृढ़ चमक के साथ चमक रही थीं। उन्होंने कहा, विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने में कुछ और दिन बचे हैं। आपको अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। गोकू ने आत्मविश्वास के साथ कहा, इस बार मैं निश्चित रूप से चैंपियनशिप हासिल करूंगा। बाडॉक ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और बुल्मा से कहा, काकररोट एक साधारण लड़का है, इसलिए आपको भविष्य में कड़ी मेहनत करनी होगी। बुला कुछ सोच रही थी, जिससे उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। फिर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, हम। बुला को बाडॉक की पहचान के बारे में पता था। गोकू के पिता ने खुद ये बात कही थी। बुला को अपने सास ससुर के साथ एक बदसूरत बहू की मुलाकात की तरह महसूस हुआ, जिससे उसका चेहरा गर्म जल रहा था। बुला, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या गलत है? क्या तुम बीमार हो? गोकू ने अपना हाथ बुल्मा के माथे पर रखा और उसे कुछ बार थपथपाया। ये थोड़ा गर्म था। बुल्मा ने उसका हाथ हटा दिया और शर्माते हुए चिल्लाया, तुम वही हो जो बीमार हो। हा। बाडॉक ने युवा जोड़े को देखा और प्लेनेट पर अपनी पत्नी और बेटी को याद करते हुए दिल खोलकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। होमशान नॉवेल यूएसबी कॉम ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 376 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू। बाडॉक ने पृथ्वी छोड़ दी और ग्रह होमशान में लौट आया। इस प्रकार अगले कुछ दिनों के लिए माउंट पाउजू पर केवल बुला और गोकू बचे थे। बाडॉक के जाने के साथ गोकू के लिए बुला की भावनाएं खिलने लगीं और वह अक्सर गोकू की बाह पकड़ने और उसे कुछ लाभ देने की पहल करती थी। नॉवेल यूएसबी कॉम चूंकि उसके दिल की भावनाओं को एक साल पहले बाडॉक द्वारा उजागर किया गया था, बुला ने वास्तव में गोकू के लिए अपने स्नेह के परिमाण को महसूस किया। इसके अलावा बुला को पता नहीं था कि उसने गोकू के लिए ऐसी भावनाओं को कब विकसित करना शुरू कर दिया। शायद उनकी पहली मुलाकात से, पहली यात्रा की शुरुआत से गोकू की छवि धीरे धीरे उसके दिल में अंकित हो गई थी। हालांकि गोकू उस समय बहुत छोटा था, एक उपयुक्त जीवनसाथी के लिए बुल्मा के मानदंडों से बहुत दूर, इस प्रकार यहाँ तक कि बुला को भी इसका एहसास नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे गोकू बड़ा हुआ, बुला पूरे दिन उसके साथ रही। ये भावनाएं कई वर्षों तक जमा होने के बाद एक चिंगारी की तरह प्रज्वलित हुई और अंत में एक आग बन गईं। बुला, तुम बहुत करीब हो। मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता। गोकू ने झुंझलाहट के साथ बुला को देखा और कहा। हालांकि गोकू, जो बुल्मा की चमकदार बैंगनी आंखों का सामना कर रहा था, केवल असहाय रूप से सांस ले सकता था। ये देखकर कि गोकू अब उससे बच नहीं रहा था, बुल्मा का चेहरा खुशी से भरा हुआ था और जैसे जैसे वह उसके करीब आती गई, वह और भी बेलगाम हो गई। उसका शरीर लगभग उसके शरीर में घुल गया था। अपनी बाह पर नर्म स्पर्श और नाक में हल्की खुशबू महसूस करते हुए गोकू चकित लग रहा था। उसे अचानक लगा कि यह इतना बुरा नहीं है। अरे गोकू, वेस्ट सिटी वापस आओ और अब से मेरे साथ रहो। बुला ने गोकू के सुंदर चेहरे को देखा और कहा। पहले से छोटा लड़का पहले से ही एक ऐसे आदमी में विकसित हो गया था जिस पर कोई भरोसा कर सकता था। लेकिन माउंट पाउजू मेरा घर है। मैंने पूरे माउंट पाउजू को खरीदा है और सिर्फ आपके लिए एक विशेष प्रशिक्षण स्थान बनाया है। इसके अलावा आपके मार्शल आर्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए वेस्ट सिटी से माउंट पाउजू तक केवल 10 मिनट लगेंगे। बुल्मा के लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता था। अंत करो, यहाँ तक कि गोकू, जो इस सब के बारे में अनजान था, अस्पष्ट रूप से उसके प्रति बुला की भावनाओं को महसूस करता था। इसके अलावा गोकू ने बुल्मा के साथ मिलकर रहने में आसानी महसूस की। उसे ऐसी भावना पसंद थी ही। विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट 2 दिनों में शुरू होगा और ये 23वां विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होगा। आप पिछले 2 टूर्नामेंट में ही उप विजेता रहे थे। इस बार आपको चैंपियन बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बुला ने अपना सिर उठाया और कहा। गोकू की आंखों से आत्मविश्वास का पता चला, क्योंकि उसने कहा, इस बार की चैंपियनशिप मेरी है। ... वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की तारीख नजदीक आ रही थी और सभी प्रतियोगी अपनी अंतिम तैयारी कर
रहे थे। स्वर्गीय देखो, क्रिलिन, यमचा और चीची सभी चुपचाप लुकआउट के चौक में बैठे थे। हवा का एक झोंका चला और उन सभी ने अपनी आंखें खोलीं। फिर 3 जोरदार और राजसी आभा अचानक आकाश में उड़ गई। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे बहुत मजबूत हो गए थे। ... लॉन्च, क्या आप इस बार मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं? सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने 3 साल पहले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान एक गहरी छाप छोड़ी थी। गोकू और अन्य लोगों की वर्तमान ताकत क्या है? सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने पूछा। जिया ने जवाब दिया, काकररोट आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, जबकि क्रिलिन, यमचा और चीची आपके समान हैं। ओह, वैसे वह राजा पिकोलो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा। क्रिलिन और अन्य लुकआउट पर कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे और पहले से ही लॉन्च की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। आह, लॉन्च चिल्लाया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि वे सभी मुझसे बेहतर हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं भाग न लूं। पिछला चैंपियन जीत भी नहीं सकता है और हारना बहुत शर्मनाक है। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने खुद की एक शानदार छवि को पीछे छोड़ने का मन बनाया। उसकी बात सुनकर जिया मुस्कुराई और कहा, तब भाग न लें और जैसा चाहें वैसा करें। वर्तमान प्रतियोगिता में काकररोट किंग पिकोलो के खिलाफ लड़ेंगे। यह अभी भी ध्यान देने योग्य है। शिलीग ने कहा, पिकोलो ने उस ट्री ऑफ मई के फल को खा लिया जिसे मैं पीछे छोड़ गया था, और वह बहुत शक्तिशाली हो गया होगा, जबकि काकररोट भी 1 साल से बाडॉक के तहत प्रशिक्षण ले रहा है। उनकी लड़ाई शायद लोगों को इसके लिए तत्पर करेगी। इसके बाद उन्होंने एक छोटे विमान के साथ 23वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के आयोजन स्थल की ओर भागते हुए बात की और हंसने लगे। दक्षिण पूर्व में एक छोटे से द्वीप पर जो हजारों मील दूर था। कई दिनों से बादल छाए रहने और बारिश का मौसम थमने का नाम नहीं ले रहा था। द्वीप एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित था और इसकी जलवायु टूर्नामेंट के पिछले स्थल की तुलना में अधिक सुखद थी। छोटे द्वीप का सतह क्षेत्र बड़ा था और पर्वत श्रृंखलाएं पूरे द्वीप में फैली हुई थीं। द्वीप बड़ी संख्या में निवासियों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों का घर था, जो पूरे द्वीप में फैले हुए थे। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ इकट्ठा हुए, जिससे पूरे द्वीप में हलचल हो गई। एक दिन हमेशा की तरह बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। 23वां वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 3 साल के अंतराल के बाद शुरू होने वाला था। क्रिलिन और अन्य लोग अभी तक नहीं आए हैं। टूर्नामेंट के पंजीकरण क्षेत्र में हस्की छाता पकड़े हुए लंबी कतार देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मास्टर रोशी ने अपनी घड़ी को देखा, थोड़ा थोड़ा करके, फिर भी उनके शिष्य नहीं आए थे। ये लोग, उनके पास समय की कोई अवधारणा नहीं है। ये सोचना कि उन्हें इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए देर हो गई है। चरचराना, ब्रेक की कान छिदवाने वाली आवाजों के बाद कुछ लोग टैक्सी से नीचे कूद गए। ओलोग, पुआर, हस्की ने उत्साहपूर्वक अपने हाथ हिलाए और ओलोग और अन्य लोगों को बुलाया। थोड़ी देर बाद एक विस्तारित सेडान मास्टर रोशी और बाकी सभी के सामने रुक गई। चमड़े के कपड़े पहने और अपने लंबे बालों को लहराते हुए बुला कार से बाहर निकली और एक छाता उठाया, जिसमें 2 लंबे पैर दिखाई दिए जो जैड के समान सफेद थे। उसका दूसरा हाथ बगल में एक लंबे युवक को पकड़े हुए था। बुल्मा को देखकर, जो खूबसूरती से कपड़े पहने हुए थी, मास्टर रोशी का खून खौल उठा और उसके हाथ अनजाने में उसे छूने के लिए फैल गए। अचानक एक मुट्ठी गुस्से से टूट गई, जिससे मास्टर रोशी की आंखों में चोट लगी। बाम लाल चेहरे वाली बुल्मा गुस्से से चिल्लाई, बूढ़े लेचा, तुम अभी भी मुझे छूना चाहते हो? मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं देखा है, लेकिन तुम अभी भी बहुत कामुक हो। मास्टर रोशी ने अपनी आंखें ढक लीं और माफी मांगते हुए मुस्कुराए। फिर वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, आप भी वही नहीं हैं। आप बहुत भयंकर हैं और आप बिल्कुल भी आरक्षित नहीं हैं। क्या? बुला गुस्से से उस पर चमक उठी और मास्टर रोशी ने चालाकी से अपना मुंह बंद कर लिया, अब बोल नहीं रहा था। फिर वह बुल्मा के बगल में युवा को देखने के लिए मुड़ा। बुला, तुम्हारे बगल में यह व्यक्ति कौन है? आपका प्रेमी? हस्की ने आगे बढ़कर पूछा। गोकू मुस्कुराया और मास्टर रोशी और अन्य लोगों का अभिवादन किया। आह, दादाजी मास्टर रोशी। हस्की, हर कोई लंबे समय से नहीं देख रहा है। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मास्टर रोशी ने अपनी आंखें पोंछीं और उसकी लार निगलते हुए भ्रम में युवा को देखा। उसका चेहरा अविश्वसनीय था क्योंकि उसने पूछा, ओह, क्या ये हो सकता है? तुम गोकू हो? हाँ, यह मैं हूँ। गोकू ने सिर पर लपेटा कपड़ा उतारते हुए कहा, ये वास्तव में गोकू है। हर कोई हैरान था। छोटा बच्चा अप्रत्याशित रूप से एक सुंदर युवा में विकसित हो गया था। गोकू, तुम बहुत लंबे हो गए हो। मास्टर रोशी आश्चर्य से चिल्लाया। अचानक हस्की की आंखें मुड़ गईं क्योंकि उसने गोकू और बुला के बीच अंतरंगता को देखा। हो सकता है आप दोनों अब एक साथ हैं। बुल्मा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका चेहरा एक खिलते हुए फूल की तरह था क्योंकि उसने कहा, बिल्कुल, गोकू अब मेरा प्रेमी है। हम शादी करेंगे और भविष्य में एक परिवार बनाएंगे। और तालियों की एक श्रृंखला सुनी गई और जिलिंग और मायस का नेतृत्व करते हुए जियाया चले गए। पहले से ही परिवर्तित नीले बालों वाला लॉन्च पीछे चल रहा था, शांति से एक छाता पकड़े हुए।
फिर मैं आपको और काकरोट को बधाई दूंगा, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। काकरोट। बुला ने संदेह से भरे पेट के साथ जिया को देखा। इससे पहले बुला ने महसूस किया था कि जिया के लिए गोकू काकरोट को बुलाना थोड़ा अजीब था। उसने कहा, अंकल बाडॉक के लिए गोकू काकरोट को बुलाना एक बात है। आखिरकार वह गोकू के पिता हैं और काकरोट नाम गोकू का सयन नाम होना चाहिए। लेकिन जिया और अन्य लोग गोकू काकरोट को क्यों कहते हैं? क्या वे भी सयाह हैं? बुला ने जिया के प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन और उसके कैप्सूल कॉर्पोरेशन के बीच सहयोग की श्रृंखला और टाइट्स के साथ अच्छे संबंधों के बारे में भी सोचा। उनके पास किस तरह का रिश्ता है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 377 टूर्नामेंट से पहले की रात बुल्मा को पता नहीं था। वास्तविकता में बुला का अनुमान पहले से ही सच्चाई के बहुत करीब था। अगर वह अपनी अटकलों से थोड़ी बोल्ड होती तो वह जिया और अन्य लोगों की पहचान उजागर करती। हालांकि वह बड़ी तस्वीर नहीं देख सका। बुला की विचार प्रक्रियाएं पृथ्वी के स्तर पर बनी रहीं। काकरोट, तुम्हारी पूंछ कहाँ है? मायस की तेज आंखों ने देखा कि गोकू की पीठ पर कोई पूंछ नहीं थी। गोकू, जो काकरोट नाम का थोड़ा आदी हो गया था, ने अपना सिर खुजलाया और कहा, कामी चिंतित था कि मेरी पूंछ अस्थिरता पैदा करेगी, इसलिए उसने इसे काट दिया। जैसे ही उसने गोकू की बात सुनी, जिया को एहसास हुआ कि कामी ने उससे सबक सीखा था। वर्तमान में मौजूद सयन के बीच केवल मायस ने अभी भी अपनी पूंछ रखी। हालांकि मायस की पूंछ उसके कपड़ों के नीचे छिपी हुई थी, पोशाक के किनारे से अवरुद्ध थी, जिससे ये दूसरों की नजरों से अदृश्य हो गया। क्रिलिन, यमचा और ची ची अभी तक नहीं आए हैं। गोकू ने चारों ओर नजर डाली लेकिन उनमें से 3 नहीं मिले। मास्टर रोशी ने सिर हिलाया, थोड़ा चिंतित दिख रहा था। पंजीकरण समय की समय सीमा बीतने वाली है, लेकिन यहाँ तक कि उनकी छाया भी नहीं देखी गई है। बारिश धीरे धीरे कम हो गई और सूरज की रोशनी बादलों के माध्यम से टूट गई। गोकू ऊर्जा से भरा था क्योंकि उसने लुकआउट पर अपने जीवन के बारे में मास्टर रोशी से बात की और फिर माउंट पाउजू पर बुला और बाडॉक के साथ अपने 1 साल के जीवन के बारे में बात की। जब उन्हें पता चला कि गोकू बाडॉक के खिलाफ एक कदम भी नहीं चल सकता है, तो मार्शल आर्ट की दुनिया के अग्रणी मार्शल कलाकार मास्टर रोशी हक्का बक्का रह गए। एक लंबा समय बीतने के बाद मास्टर रोशी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लगातार आह भरी, ये प्रभावशाली है कि दुनिया में ऐसे विशेषज्ञ हैं। मैं वास्तव में अज्ञानी रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने बारडॉक जैसे छिपे हुए विशेषज्ञों के बारे में सोचा जो पृथ्वी पर थे, मास्टर रोशी, जिन्हें मार्शल आर्ट के भगवान के रूप में प्रशंसा की गई थी, शर्मिंदा महसूस किया। ही आप सभी अभी भी अनजान हैं कि गोकू वास्तव में एक सयान है, न कि एक अर्थवासी। बुला चुप हो गया। हालांकि गोकू भी अपने वास्तविक स्वभाव से अनजान था। बुला ने बाडॉक से वादा किया था कि वह फिलहाल इसे गुप्त रखेगी। इस समय बुल्मा चिंतित महसूस करने लगी। अरे नहीं, अगर गोकू एक अर्थलंग नहीं है तो इसका मतलब है कि हम एक ही प्रजाति के नहीं हैं। क्या सयान और अर्थलंग के बीच कोई प्रजनन अलगाव होगा? बुल्मा ने बच्चे पैदा करने के मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि इस सब के बारे में बुला बहुत ज्यादा सोच रहा था। सयान और अर्थलंग एक समान प्रकार की मानव जाति थे, इसलिए कोई सख्त प्रजनन अलगाव नहीं था। गोकू वास्तव में एक भाग्यशाली लड़का है। उनके मार्शल आर्ट कौशल इतने उच्च हैं और बुल्मा इतनी सुंदर प्रेमिका है। मुझे ईर्ष्या हो रही है, ओलोग गुस्से से शिकायत करता है। पुआ जोर से हंसे और उपहास किया, आप अभी भी एक प्रेमिका होने का सपना देख रहे हैं? आप इस जीवन में इसके बारे में भूल सकते हैं। तुमने क्या कहा? ओलोग और पुआ ने शोर मचाते हुए बहस की। गोकू, पिछले 3 वर्षों में आपके मार्शल आर्ट में बहुत सुधार हुआ होगा, है ना? मास्टर रोशी ने गोकू की बाह को पकड़ लिया और पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उसका स्वर प्रसन्न और ईर्ष्यापूर्ण था। आखिरकार प्रशिक्षण के लिए लुकआउट पर चढ़ने में सक्षम होना सभी मार्शल कलाकारों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था। मास्टर रोशी के पास पहले ये योग्यता नहीं थी। हालांकि उनके 4 शिष्यों को लुकआउट पर कामी के संकेत मिले, एक उपलब्धि जो उन्हें गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त थी। गोकू ने सिर खुजलाते हुए गंभीर स्वर से कहा, मिस्टर पोपो और कामी के मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। साथ ही क्रिलिन, ची ची और यामचा की ताकत भी बढ़ी है। मैंने उन्हें 1 साल से नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनकी ट्रेनिंग कैसी रही है। हालांकि मैं वास्तव में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। क्या अफसोस की बात है, टिएन शिनहान और चियात्जू वहाँ नहीं है, अन्यथा ये और अधिक जीवंत होता, गोकू ने कहा। मास्टर रोशी ने समझ में सिर हिलाया और फिर उसने अपनी घड़ी को देखा और बुदबुदाया, पंजीकरण के लिए बहुत समय नहीं बचा है, लेकिन क्रिलिन और अन्य अभी तक नहीं आए हैं। इस समय एक स्टाफ सदस्य द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से बार बार घोषणा की गई, पंजीकरण के लिए केवल 5 मिनट शेष हैं। जिन लोगों ने अभी तक साइन अप नहीं किया है, उन्हें तुरंत पंजीकरण करने के लिए आना चाहिए। क्या करना है? वे अभी भी यहाँ नहीं हैं और पंजीकरण जल्द ही समाप्त हो रहा है। हस्की की चिंता बढ़ने के साथ सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया और समापन समय में 5 मिनट से भी कम समय में मास्टर रोशी ने ओलोग से कहा, अगर वास्तव में बहुत देर हो चुकी है
तो आपको क्रिलिन और अन्य लोगों में बदलना होगा और पंजीकरण करना होगा। नहीं, मुझे प्रत्येक परिवर्तन के बाद 1 मिनट के लिए आराम करना होगा। तब बहुत देर हो चुकी होगी। ओलोग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह खुशी से चिल्ला रहा था। ओलोग का परिवर्तन सिर्फ बुनियादी स्तर का था और यहाँ तक कि वह और पुअर एक साथ केवल 2 लोगों के लिए पंजीकरण कर सकते थे। हम क्या करें? क्रिलिन और अन्य खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे। जिया जो बगल में खड़ा था हंसे और कहा, ये लोग उनमें से हर एक नायक के पैटर्न की भूमिका निभाता है। क्यों? मायज ने आश्चर्य से पूछा। एक नायक को दिखाई देने वाला अंतिम होना चाहिए जिससे सहायक भूमिकाओं को प्रदर्शन करने का पर्याप्त अवसर मिले। मायस को अचानक प्रबुद्ध किया गया। उसने जिया की बांह पकड़ ली और हंसते हुए कहा, फिर हम भी भविष्य में देर से पहुंचेंगे। अचानक गोकू ने एक मुस्कान प्रकट की और धीमी आवाज में कहा, इतनी परेशानी से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे पहले से ही यहाँ हैं। गोकू को 3 आभा निकट आते हुए महसूस हो गई थी। वे क्रिलिन, यमचा और ची ची से संबंधित थे। नोवेल यूएसबी कॉम कहाँ? ओलोग ने संदिग्ध रूप से पूछा। इस समय 3 सिलहुट जल्दी से चमक उठे जिससे पीछे केवल एक धुंधली छवि रह गई। गोकू की आंखों को सामने प्रशिक्षित किया गया था और उसने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के पंजीकरण केंद्र में 3 आंकड़े देखे। क्रिलिन, यमचा और ची ची अंतिम समय में वहां पहुंचे थे। क्रिलिन, यामचा, तुम यहाँ हो। मास्टर रोशी और ओलोग ने उन्हें घेर लिया और खुशी से झूम उठे। हर कोई लंबे समय से नहीं देख रहा है। क्रिलिन ने अपनी टोपी उतार दी और मुस्कुराते हुए कहा, बुल्मा, हस्की। ची ची ने नर्म आवाज में अभिवादन किया। हर कोई आश्चर्य से रो रहा था। वाह, यहाँ तक कि ची ची भी बहुत सुंदर हो गया है। वह स्पष्ट रूप से पहले सिर्फ एक छोटा बच्चा था। एक लड़की बचपन और नारीत्व के बीच 18 बार बदलती है। ची ची और भी सुंदर हो गया है। मास्टर रोशी प्रशंसा में कहा, गोकू, मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगा। यमचा ने अपनी मुठियां भींच लीं और आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारे साथ पकड़ने के लिए मैंने पिछले 3 वर्षों में ज्यादा सोने की हिम्मत भी नहीं की। मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। यमचा के चेहरे पर कई निशान थे और उसके बाल भी बहुत लंबे हो गए थे। गोकू ने प्रसन्न भाव से कहा, हाँ, बहुत जल्दी खुश मत हो। मैंने इस दौरान कड़ी ट्रेनिंग भी की है। चलो कल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में एक अच्छा मुकाबला करते हैं। बेशक। इस समय ची ची जिया के पास गया और कृतज्ञता से कहा, श्री जिया, मैं 1 साल पहले दानव क्षेत्र में आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ, या मैं वापस नहीं आ पाता। यह कुछ भी नहीं था, जिया मुस्कुराया और शांति से कहा। उन्होंने अपने पंजीकरण समाप्त करते समय खुशी से बात की और फिर रात भर रहने के लिए एक होटल की व्यवस्था की। चूंकि पंजीकरण की समय सीमा पहले से ही शाम के करीब थी, इसलिए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए योग्यता ट्रायल अगले दिन के लिए निर्धारित किया गया था। ... रात में भारी बारिश हुई। हिंसक तूफान समय समय पर बिजली की चमक और गरज के साथ थे और सड़क पर पैदल यात्री आश्रय के लिए भाग रहे थे। गोकू और अन्य लोगों ने एक अच्छे होटल की व्यवस्था की और अपने अपने कमरों में अपनी अंतिम तैयारी कर रहे थे। बुला ने बहुत साहसपूर्वक अभिनय किया और गोकू के साथ एक ही कमरे में रहती थी। ये देखकर मास्टर रोशी को अपने दिल में बहुत ईर्ष्या हुई क्योंकि उसके शेष दांत पीसने की आवाज निकाल रहे थे। कमरे के बाहर गरज उठी और बारिश जारी रही, जिससे कांच से टकराने पर पिटर पेटर की आवाजें आईं। काकररोट की युद्ध शक्ति 1600 तक पहुंच गई है। बाडॉक का प्रशिक्षण वास्तव में प्रभावी था। बिस्तर पर शिलिंग ने जिया की बाहों में लेटते हुए कहा, उसके सुंदर सुनहरे बाल तकिए पर फैल गए। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार वह एक भविष्य का सुपर सैयान है। इन प्रारंभिक चरणों में संचय पर्याप्त रहा है। बाडॉक के प्रशिक्षण ने केवल उनकी कुछ क्षमताओं को उजागर किया। जिया ने एक बार उन्हें सूचित किया था कि गोल्डन फ्लेम की दुनिया में क्या हुआ था। उनके लिए ये ठीक वैसा ही था जैसे वे भविष्यद्वक्ता थे जो भविष्य की घटनाओं से अवगत थे। वास्तविकता में यदि आवश्यक हो तो एक सर्वोच्च काय टाइम रिंग रखते हुए भविष्य को भी समझ सकता है। हालांकि अब तक मैं यह नहीं देख सकता कि ककररोट संभवतः सुपर सैयन कैसे बन जाएगा। मायस पलट गए और उसके नग्न शरीर का ऊपरी हिस्सा जिया की छाती पर दबा दिया गया। उसकी कोमल और चिकनी त्वचा थोड़ी ठंडी थी। उसके बेचैन हाथ जिया के शरीर को खेल खेल में सहला रहे थे। महिला सैयान के बीच शीलिंग और मायस दोनों सुंदर और खूबसूरत प्रकार के थे। शीलिंग की ऊंचाई एक साधारण अर्थलन के समान थी, जबकि मायस शीलिंग से कम थी। कौन जानता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास अभी भी एक निर्दोष नवजात शिशु का दिल है। हालांकि जिया ने एक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने कहा, शायद उनके पास अभी भी नायक का प्रभामंडल है। आप ककररोट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये हमारा काम करने का समय है। जिया ने मुस्कुराते हुए दोनों महिलाओं के नर्म, अस्थिहीन और नाजुक शरीर को गले लगा लिया। वह मुड़ा और पहले मायस को उसके नीचे दबाया। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनके कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे थे। रात अचानक बेहद शांत हो गई। ... तेज आवाज के साथ आसमान में बिजली गिरी और एक ऊंची इमारत के घंटाघर से टकरा गई।
घड़ी के पत्थर और धातु के हिस्से आसमान से गिरे और सड़क पर पैदल चलने वालों की ओर टूट पड़े। धमाका, टूटे हुए पत्थर गिर गए, लेकिन जैसे ही यह पैदल चलने वालों से टकराने वाला था, यह एक ऊर्जा लहर से नष्ट हो गया, जिससे नीचे के लोग बच गए। एक हरे रंग का राक्षसी आदमी सफेद लबादा पहने दिखाई दिया। बेवकूफ, हरी चमड़ी वाला राक्षसी आदमी ठंडा हो गया और एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ जाने के लिए मुड़ गया। अपनी आभा से पिकोलो अब एक शुद्ध दानव की तरह था। थोड़ा सा मार्गदर्शन उसे बुराई को छोड़ने और अच्छाई की ओर मुड़ने में मदद कर सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 378। वे अभी तक क्यों नहीं आए? अगले दिन सुबह सुबह सूरज उज्ज्वल चमक रहा था। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी मार्शल आर्ट मंदिर पहुंचे। गोकू और उनके सहयोगियों ने टर्टल स्कूल के मार्शल आर्ट सूट को पहना और प्रतियोगिता हॉल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के शीर्ष 8 विशेषज्ञों का चयन रिंग फॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। चारों क्षेत्रों से 2-2 प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा। बेशक भाग्य भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हाँ, हमारे टर्टल स्कूल का मार्शल आर्ट सूट मुझे बेहतर सूट करता है। मुझे डर था कि मास्टर रोशी इसे हमारे लिए तैयार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी को मेरे लिए एक अनुकूलित सूट बनाया। क्रिलिन ने टर्टल स्कूल के लोगों के साथ नारंगी लाल मार्शल सूट पहना और कहा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। टूर्नामेंट की तैयारी करते हुए यामचा ने अपनी कलाइयों को झुका लिया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद क्रिलिन, यमचा और ची ची की ताकत ने बहुत प्रगति की थी। भले ही वे गोकू के रूप में शक्तिशाली नहीं थे, वे कुलीन थे और पहले से ही उनकी मार्शल आर्ट उपलब्धियां थीं। वे अब जीत या हार की तलाश नहीं करते हैं। वाह, ची ची चेओंगसम पहनने के बाद और भी सुंदर लग रहा है, क्रिलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे यमचा ने भी प्रशंसा की। इस समय ची ची ने अपने चेओंगसम का एक संशोधित संस्करण रखा था, जिसे विशेष रूप से टूर्नामेंट के लिए बनाया गया था। बांस के साथ सफेद चेओंगसम ने उनके फिगर को और भी उत्कृष्ट बना दिया। ची ची ने उन्हें ठंड से देखा और अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए गर्म होना शुरू कर दिया। यामचा मुस्कुराए और कहा, ची ची अब एक प्रमुख व्यक्ति है जिस पर कामी ध्यान दे रहा है और हमारे मुकाबले अधिक संभावनाएं हैं। हाँ, क्रिलिन ने मजाक में जवाब दिया। ची ची ने अपने पैर पर मुहर लगाई और कहा, तुम दोनों मानो या न मानो, मैं तुम्हें प्रारंभिक में बाहर कर दूंगा। ची ची ने कामी से थोड़ा दिव्य जादू सीखा था, जिसका उपयोग बहुत सारे ड्राइंग में हेरफेर करने जैसी छोटी चीजों को करने के लिए किया जा सकता था। कृपया नहीं, हम गलत थे। क्रिलिन और यमचा ने तुरंत अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अंदर से सोचा, आप वास्तव में महिलाओं को नाराज नहीं कर सकते। अगर क्रिलिन और यामचा प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं, तो वे पिछले कुछ वर्षों से किए गए प्रशिक्षण के प्रति शर्मिंदा महसूस करेंगे। इस समय प्रतियोगिता के मार्शल आर्ट हॉल के कोने से आने वाली चबाने की आवाजों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। यह मोटे कोट में एक मोटा लड़का था। उसके बाल गंदे थे, लेकिन क्रिलिन और अन्य लोगों ने उससे निकलने वाली एक शक्तिशाली आभा को महसूस किया। वह लड़का कौन है, इतनी शक्तिशाली की? यमचा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। गोकू ने पीछे मुड़कर शांति से कहा, उसकी की 3 साल पहले के राजा पिकोलो से बदतर नहीं है। सच में, हर कोई डर गया था क्योंकि उन्होंने गंभीरता से उसकी आभा को महसूस किया था। दरअसल मोटा लड़का असाधारण था, लेकिन उनकी वर्तमान ताकत, उन्हें विश्वास था कि वह शांति से उससे निपट सकता है। अचानक उन पर एक बर्फीली नजर डाली गई। गोकू की तीक्ष्ण इंद्रियों ने इसे महसूस किया और उसकी आंखें घनी भीड़ से गुजरीं और मार्शल आर्ट मंदिर के कोने में लबादा पहने एक अजीब आदमी को निहारने लगीं। अजीब आदमी भी गोकू को ठंड से घूर रहा था और फिर वह ठंड से हंसा और मुड़ गया। इतनी ठंडी अभिव्यक्ति, वह बहुत शक्तिशाली लग रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। गोकू, क्या तुम उसे पहचानते हो? क्रिलिन के पास एक गंभीर अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने पूछा था। उसने उस व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित भयावह दबाव को महसूस किया था और उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कस रहा है। ठीक है, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टूर्नामेंट में उनसे कौन मिलता है, तुरंत हार स्वीकार करें, अन्यथा आपके जीवन की रक्षा करना मुश्किल होगा, गोकू ने गंभीर स्वर में कहा। गोकू ने पिकोलो की पहचान नहीं पहचानी, लेकिन पिकोलो की बर्फीली और शक्तिशाली आभा ने उसे एहसास दिलाया कि वह अपने मैच में भाग गया था। क्रिलिन और अन्य गोकू के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। गोकू थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उसने जारी रखा, लेकिन वह एक शक्तिशाली लड़का है। मैं जल्द से जल्द उससे लड़ना चाहता हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारी ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। क्या वह आदमी इतना मजबूत है? क्रिलिन ने अविश्वास में पूछा। हमारी ताकत कामी से अधिक है, लेकिन पृथ्वी पर अभी भी कोई है जो हमसे अधिक शक्तिशाली है। गोकू ने सिर हिलाया और गंभीरता से चेतावनी दी। वह आदमी बहुत मजबूत है। वह राजा पिकोलो से भी कई गुना मजबूत है। वैसे भी सावधान रहें, वह आदमी एक राक्षस है। वह नया राजा पिकोलो है, चिची ने अचानक कहा। राजा पिकोलो, वह अभी भी जिंदा है? क्रिलिन और अन्य लोगों ने एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति का खुलासा किया और यहाँ तक कि गोकू भी चौंक गया। ची ची ने सिर हिलाया और कहा, यह वही है जो कामी ने मुझे बताया था।
क्रिलिन ने राहत की सांस ली और ची ची से कहा, ऐसा लगता है कि कामी आपको नए कामी में प्रशिक्षित करना चाहता है। कामी की स्थिति की विरासत के बारे में क्रिलिन और यमचा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी नज़र में गोकू, जो कागज की एक खाली शीट की तरह शुद्ध था, और ची ची कामी की स्थिति के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार थे। हालांकि दोनों के बीच गोकू अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए केवल ची ची कामी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा ची ची की वर्तमान ताकत भी कुछ हद तक अथाह थी। उसने कामी से बहुत सारी जादूगुप्त कलाएं सीखीं और उसके पास कई अनूठी चालें थीं जो अप्रत्याशित थीं। लानत है, 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन किंग पिकोलो जैसा मजबूत प्रतिद्वंद्वी अचानक सामने आ गया। ऐसा लगता है कि मैं केवल गोकू को उस आदमी से निपट सकता हूँ। यद्यपि 3 साल के प्रशिक्षण के बाद उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था, जिससे उन्हें एक शक्तिशाली ताकत मिली जो पिछले राजा पिकोलो की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी उनके पास वर्तमान राजा पिकोलो के खिलाफ जीत हासिल करने का कोई मौका नहीं था। यमचा ने अपनी लार को निगल लिया क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ ली थी। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा था। यामचा को अभी भी आत्म जागरूकता थी कि वह वर्तमान पिकोलो के लिए कोई मुकाबला नहीं था। गोकू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके खून में जुनून बढ़ रहा था क्योंकि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। राजा पिकोलो को मेरे पास छोड़ दो, मैं अच्छी तरह से लड़ूंगा। सभी प्रतियोगियों, मैंने आपको लंबे समय तक इंतजार कराया है। क्वालिफायर तुरंत शुरू होने जा रहे हैं। हर कोई कृपया केंद्र में इकट्ठा हो। लाउड स्पीकर पर एक कर्मचारी की आवाज प्रसारित की गई। सभी प्रतियोगी इकट्ठा हो गए। मेजबान द्वारा टूर्नामेंट के नियमों को पेश करने के बाद उन्होंने बहुत कुछ खींचना शुरू कर दिया। गोकू और अन्य भाग्यशाली थे कि उन्हें एक ही ब्रैकेट में नहीं खींचा गया था। मंच पर गोकू अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी राजा चप्पा से मिले। हे गोकू, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं अब पिछले अपमान का बदला लेने जा रहा हूँ। हालांकि राजा चप्पा की वर्तमान ताकत पहले से ही गोकू के समान स्तर पर नहीं थी। गोकू ने उदासीन रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और बिना कोई बचाव किए सीधे मंच पर खड़ा हो गया। अंत में राजा चप्पा को ये भी नहीं पता था कि गोकू ने कैसे हमला किया। उन्हें गोकू ने सिर्फ एक कराटे चॉप से हरा दिया। रेफरी आश्चर्यचकित था और प्रतिक्रिया देने से पहले उसे काफी समय लगा और घोषणा की, प्रतियोगी गोकू जीतता है। ठीक है, गोकू भी इतना मजबूत हो गया है, लेकिन ये भी दिलचस्प है। गोकू, मैं तुम्हें सबके सामने हराने जा रहा हूँ। पिकोलो ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। राज्य NOmicronWheelers.com। एक अन्य क्षेत्र में मैच अभी भी चल रहा था। इस समय ची ची पहले से ही मंच पर जा चुका था और वह अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह तेज थी और उसके हमले तेजी से और सटीक थे। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत आसानी से हरा दिया। ची ची के मार्शल आर्ट हमारी तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। क्रिलिन ने अपनी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर मोड़ लिया था क्योंकि वह अखाड़े में लड़ाई देख रहा था। उसकी कोहनी यमचा की बाह पर दबाव डाल रही थी। यमचा ने नी शब्द अपनी आंखें घुमाईं, सिर हिलाया और कहा, यहाँ तक कि ची ची भी मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके गोकू को पार करने के विचार को छोड़ना बेहतर है। क्रिलिन ने कंधे उचकाए और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रत्येक स्थल पर मैच पूरे जोरों पर थे। सुबह बीत गई और विजेताओं ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। शीर्ष 8 थे गोकू, पिकोलो, क्रिलिन, यामचा, ची ची, शेन, ओल्ड कामी, यजिरोब और साइबोर्ग ताओ। उन्होंने कहा, सुबह के शुरुआती मैच खत्म हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल मैच दोपहर में आउटडोर एरिना में होंगे। इसके बाद हर किसी को आना होगा और बहुत कुछ खींचना होगा। मेजबान ने लॉट खींचने के लिए बॉक्स निकाला। ची ची, क्या आप हमें एक अलग मैच ऑर्डर में विभाजित कर सकते हैं? यमचा उसके चेहरे की ओर झुका और धीमी आवाज में पूछा। ठीक है। ची ची सहमत हुए और कार्डबोर्ड बॉक्स में पेपर स्लिप में हेरफेर किया। मैच ऑर्डर। पहला मैच क्रिलिन बनाम मा जूनियर पिकोलो। दूसरा मैच यमचा बनाम शेन ओल्ड कामी। तीसरा मैच ची ची बनाम यजिरोब। चौथा मैच गोकू बनाम साइबोर्ग ताओ। ... क्वालिफायर समाप्त होने के बाद गोकू, क्रिलिन, यामचा और ची ची हॉल से बाहर चले गए और मास्टर रोशी और अन्य लोगों के साथ जुड़ गए। एक अच्छे भोजन के बाद मास्टर रोशी और अन्य लोगों ने सभी को खुश करने के लिए अपने हाथ हिलाते हुए टूर्नामेंट के स्टैंड के सामने धक्का दिया और निचोड़ा। सेंट्रल सिटी के मजबूत समर्थन के कारण यहां से मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित किया जाएगा। जिया और शिलिंग ने एक खुले क्षेत्र को साफ करने के लिए अपने क्यूई क्षेत्र का उपयोग किया। बुला ने अपने हल्के बैंगनी बालों को थपथपाया और उनके पीछे जाने से पहले खिलखिलाकर हंसने लगी। जिया, मैं जल्दी पूछना चाहता था, क्या आप भी सैया हैं? जिया ने सीधे बुला की ओर देखा और कहा, आप अनुमान लगाते हैं। बुला का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में अपने पैर पर मुहर लगा दी। मंच पर वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल का पहला मैच पहले ही खत्म होने को था। पिकोलो क्रिलिन के खिलाफ लड़ रहा था। क्रिलिन बहुत मजबूत था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी पिकोलो और भी शक्तिशाली था।
पिकोलो ने भारी लाभ के साथ ऊपरी हाथ पर कब्जा कर लिया। अंत में क्रिलिन ने अपने हस्ताक्षर चाल का इस्तेमाल किया डिस्ट्रिक्टो डिस्क, लेकिन फिर भी चीजों को बदलने में विफल रहा। इस प्रकार वह केवल असहाय रूप से हार स्वीकार कर सकता था। पहला मैच, प्रतियोगी मा जूनियर पिकोलो जीतता है। गोरा मेजबान ने घोषणा करना जारी रखा, अगले मैच में प्रतियोगी यामचा प्रतियोगी शेन पुराने कामी के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे ही मेजबान ने तेज आवाज में घोषणा की, यमचा आत्मविश्वास से मार्शल आर्ट मंच पर कूद गए। चूंकि वह गोकू और ची ची से नहीं मिला, इसलिए यामचा ने भाग्यशाली महसूस किया। वह जानता था कि उसके पास इस मैच को जीतने का 90% मौका है। चलो मास्टर यामचा, पुआ दर्शकों की सीटों से चिल्लाया। ओ लोग, हस्की और अन्य लोग भी उसके लिए जय जयकार कर रहे थे। अंतिम परिणाम उम्मीद के मुताबिक रहा। यद्यपि उनका प्रतिद्वंद्वी कामी का प्रच्छन्न चरित्र था, लेकिन यमचा की वर्तमान ताकत पहले ही कामी से आगे निकल गई थी और जीत हासिल करना केवल स्वाभाविक था। हफ, यमचा नाम का वह लड़का भी गोकू का साथी प्रशिक्षु है। उनका अगला प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह मेरा ठीक से मनोरंजन कर सकते हैं। मार्शल आर्ट मंदिर की छत पर खड़े पिकोलो ने अपनी आंखों को एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर घुमाया। उस क्षण पिकोलो की आंखें जिया और स्टैंड में मौजूद अन्य लोगों की ओर, शिलिंग और मायस की ओर बह गईं। जब पिकोलो ने दो लड़कियों को देखा तो उसका हरे रंग का चेहरा अचानक कांप गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया, क्योंकि उसके दिल में उग्र लहरें घूम रही थीं। यह वे हैं, ये दोनों भी यहाँ क्यों हैं? शीलिंग और मायस की उपस्थिति के बाद पिकोलो ने अपने दिल में जटिल भावनाओं को महसूस किया और 1 साल पहले की अविस्मरणीय यादें सामने आईं। वह इन दो गौरवशाली भगवान जैसी हस्तियों को कभी नहीं भूलेंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 379। ची ची शुरुआती झटके के बाद, जो ठंड के हमले की तरह महसूस हुआ, पिकोलो का दिल धड़क गया और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि पिकोलो ने खुद को यथासंभव शांत बनाने के लिए जल्दी से अपने मूड को समायोजित किया। इस बिंदु पर पिकोलो ने महसूस किया कि गोकू के खिलाफ जीतना या हारना ज्यादा महत्व नहीं था। अगर दोनों लोगों ने उसे रोकने की कार्रवाई की तो उसके मंसूबे का कामयाब होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आगे पुनर्विचार करने के बाद पिकोलो की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसने अपने दांतों को काट लिया, अंदर की ओर गरजते हुए, लानत है, इस दुनिया के साथ क्या हो रहा है? एक के बाद एक मजबूत विशेषज्ञ सामने आते रहते हैं। मैं, राजा पिकोलो, कैसे डर सकता हूँ? जल्द या बाद में मैं उन्हें पार कर जाऊंगा। नोवेल यूएसबी कॉमजिया ने मार्शल आर्ट मंदिर की छत पर पिकोलो को देखा, मुस्कुराया और शिलिंग और मायस से कहा, पिकोलो को देखो। जब उसने हमें देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। शिलिंग ने गंभीरता से कहा, उसने मुझे और मायस को पहचान लिया होगा। मुझे लगता है कि वह सोच रहा होगा कि मेरे और शिलिंग के बीच सब कुछ ठीक क्यों लग रहा है। आखिरकार, क्या हम पहले एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे? मायस ने मुस्कुराते हुए कहा। वह और शिलिंग 1 साल पहले पिकोलो के सामने दिखाई दिए और एक अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे कि वे नश्वर दुश्मन थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। गोकू, शिलिंग और मायस के बीच बातचीत सुनने के बाद बुला ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने अभी राजा पिकोलो का उल्लेख किया है? क्या वह अजीब हरी चमड़ी वाला व्यक्ति राजा पिकोलो है? हाँ, ये राजा पिकोलो है, बुला ने आश्चर्य के साथ कहा। ये वास्तव में राजा पिकोलो है। हालांकि बुला सिर्फ आश्चर्यचकित थी और थोड़ा सा भी डरी हुई नहीं थी। राजा पिकोलो मरा नहीं है, क्या आपको डर नहीं लगता? जिया ने बुल्मा से पूछा। मैं क्यों डरूं? गोकू निश्चित रूप से उसे फिर से हरा देगा, बुला ने कहा, जैसे कि यह निश्चित रूप से एक मामला था। गोकू 3 साल पहले राजा पिकोलो को हरा सकता था और अब वह और भी शक्तिशाली हो गया है। क्या राजा पिकोलो को हराना आसान नहीं होगा? जिया बुल्मा के अंध विश्वास पर अवाक रह गया और फिर उसने तुरंत राहत महसूस की। गोकू में बुला का भरोसा आपसी समझ पर आधारित था। आप दोनों के बीच संबंध वास्तव में अच्छे हैं। बेशक, बुल्मा ने अपना सिर ऊंचा उठाया, जैसे कि यह स्वाभाविक हो। मैदान पर यमचा और पुराने कामी के बीच लड़ाई जल्दी से समाप्त हो गई, जिसमें यमचा ने बिना किसी कठिनाई के जीत हासिल की। ... तीसरा मैच, प्रतियोगी ची ची प्रतियोगी याजिरोब के खिलाफ लड़ेगा। मैं दोनों प्रतियोगियों को मार्शल आर्ट क्षेत्र में उतरने के लिए आमंत्रित करता हूँ। घोषणा के बाद ची ची मार्शल आर्ट क्षेत्र में कूद गया। दूसरी ओर याजिरोबे सुस्त खड़ा था। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के नियम के कारण, जो हथियारों के उपयोग को मना करता था, याजिरोब, जो कटाना का उपयोग करने में सबसे कुशल था, अपने हथियार का उपयोग नहीं कर सकता था। ची ची, चलो। दर्शकों की सीटों पर बुला चिल्लाया। क्रिलिन ने शांति से यमचा से कहा, वह याजिरोब काफी शक्तिशाली है, लेकिन वह ची ची की तुलना में बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा, हाँ, दोनों के बीच की असमानता बहुत बड़ी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वह मुक्केबाजी तकनीक में अच्छा नहीं है। जैसे ही उसने याजिरोबे और चीची को व्यापारिक वार करते देखा, यामचा ने अचानक कहा। क्रिलिन के भी यही विचार थे। उन्होंने कहा, कोई भी समझ सकता है कि याजिरोब का मुक्केबाजी कला का इस्तेमाल बहुत कठिन है। यह अपनी विशेषज्ञता के स्तर पर किसी की हवा नहीं है। मुक्का मारते समय उसकी मुट्ठी और
मुद्रा को देखो, उसे वास्तव में तलवार चलाने में अच्छा होना चाहिए। क्रिलिन के स्तर पर मार्शल आर्ट के साथ, हालांकि उन्होंने तलवारबाजी नहीं सीखी थी, फिर भी उनके पास समझने की थोड़ी क्षमता थी। अखाड़े में ची ची की सांस शांत रही क्योंकि उसकी उज्ज्वल आंखें यजीरोब को देख रही थीं। यह मैच आपकी पूरी क्षमता को सीमित करता है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं तो भी आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। यजीरोबे अचानक मुस्कुराया और हंसी में फूट पड़ा, जिससे उसके शरीर पर फैटी मांस हिल गया। अमर कोरिन ने भी मुझे ये बताया था, लेकिन मैं अभी भी देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे हराने जा रहे हैं। इतना कहने के बाद यजीरोबे ने अपने पैरों को फैला दिया और अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर एक दांव की तरह खड़ा हो गया। अचानक यजीरोब के शरीर से एक विस्मयकारी और दबंग आभा फूट पड़ी। तलवारबाज ची ची चौंक गया क्योंकि वह धुंधला हो गया था। केवल एक तलवारबाज के पास इतना शक्तिशाली और दबंग की हो सकता है। उस क्षण ची ची ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसका नाजुक शरीर झिलमिला गया। उसने तेजी से अपने और यजीरोब के बीच एक दूरी खोल दी और उसके पूरे शरीर ने एक युद्ध की स्थिति में प्रवेश किया। ची ची गंभीर हो रहा है, जिया मुस्कुराया और कहा। फिर भी वर्तमान यजीरोब जिया की अपेक्षाओं से परे चला गया था। मूल काम में यजीरोबे बिना किसी प्रेरणा के एक आलसी लड़का था। यद्यपि वह महत्वपूर्ण क्षणों में सहायता कर सकता था, वह मूल रूप से सामान्य समय के दौरान उपयोगी नहीं था। अब हालांकि वह एक शक्तिशाली और दबंग आभा और एक मजबूत इच्छाशक्ति से लैस था। वह एक असली तलवारबाज था। यह इस तरह से भी दिलचस्प है। मूल काम में एक प्रतिभा जिसे दफनाया गया था। मुझे आश्चर्य है कि वह भविष्य में किन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जिया यजीरोब के बारे में थोड़ा उम्मीद कर रहा था। मैं हमला करने जा रहा हूँ। बोलने के बाद ची ची के हाथों ने धीरे धीरे एक मुद्रा अपनाई और उसका दिल शांत पानी की तरह शांत स्थिति में प्रवेश कर गया। अगर वह नहीं दिखती तो लोगों के लिए उसके अस्तित्व को भूलना आसान होता। दिल शांत पानी की तरह शांत। शांति उत्थान पैदा करती है। किनारे पर खड़े बूढ़े कामी अलार्म में रोने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ची ची की वर्तमान स्थिति में उसे लग रहा था कि वह किसी भी क्षण सांस लेना बंद कर देगी। एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण अखाड़े में व्याप्त था। यह एक जादुई माहौल था। ऐसा लगता है कि ची ची को मेरे उत्तराधिकारी के रूप में चुनना गलत विकल्प नहीं था। बूढ़े कामी ने राहत की सांस लेते हुए सोचा। ची ची की मनःस्थिति कागज की एक खाली शीट की तरह साफ थी और अब उसने एक उच्च गहराई प्राप्त कर ली थी। वह कामी का उत्तराधिकारी बनने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी। इस समय ची ची और गोकू के बीच पुराने कामी पहले से ही ची ची को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने की ओर झुकाव रखते थे। मार्शल आर्ट क्षेत्र में ची ची और यजीरोबे के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी। राजसी और अतुलनीय ताकत के उद्भव के बाद उग्र और मजबूत बवंडर भेड़ियों और बाघों के रूप में क्रूर ने चरमरती आवाजें निकाली। ची ची और यजीरोब बहुत तेज थे। थोड़े समय में अखाड़ा उनकी आफ्टर इमेज से भर गया क्योंकि वे लड़ रहे थे। पीढ़ा ठोस संगमरमर की पट्टियां बिखर गईं और कई छोटे पत्थर भारी शक्ति के दबाव में बाहर निकल गए और आकाश के माध्यम से अधिकतम गति तक तेज हो गए। जू जू जू। अचानक हवा कांप उठी और फिर बिखरती हवा की गगनभेदी आवाज गूंज उठी। धमाका। हवा को थपथपाते हुए एक विशाल अदृश्य हथेली की तरह दर्शकों ने आसपास के वायुमंडलीय दबाव के परिवर्तन को महसूस किया। रमणीय लड़ाई ने उन्हें एक लापरवाह और बेहिचक भावना लाए। यजीरोब की युद्ध शक्ति आखिरकार ची ची से कम थी और मैच के नियमों ने उनकी ताकत को सीमित कर दिया। इस प्रकार थोड़ी देर बाद यजीरोबे धीरे धीरे हौंफते हुए अखाड़े के कोने में पीछे हट गया। इसके विपरीत ची ची की आभा अभी भी शांत थी, जैसे कि वह किसी भी जोरदार आंदोलनों से नहीं गुजरी थी। यह आसानी से तय किया जा सकता है कि दोनों में से कौन मजबूत पार्टी है। मैं हार गया। यजीरोबे ने स्पष्ट रूप से हार स्वीकार कर ली और अखाड़े से कूद गए। हाँ, इस परिणाम ने सभी को आश्चर्यचकित महसूस किया। उनके चेहरे खोए हुए लग रहे थे। हालांकि उन्होंने जल्दी से दोनों पक्षों को गर्मजोशी से तालियां बजाईं और आयोजन स्थल के आसपास के कैमरों ने भी लड़ाई को रिकॉर्ड किया और इसे दुनिया भर में टीवी स्क्रीन पर प्रसारित किया। वह मोटा आदमी काफी शक्तिशाली है। अगर वह थोड़ा वजन कम कर सकते हैं तो शायद वह अगली बार जीत सकते हैं। लोगों ने बहुत समझ के बिना यजीरोबे की उपस्थिति के आधार पर अपने निर्णय किए। उन्होंने सोचा कि यजीरोबे हार गया क्योंकि वह बहुत मोटा था। हालांकि टीवी स्क्रीन से पहले कई लोग थे जो अनुभवी थे। इस समय उनके चेहरे ध्यान केंद्रित कर रहे थे क्योंकि उन्होंने लगातार टिप्पणी की कि ची ची एक सच्चा विशेषज्ञ है। देखिए, पूरा मैच खत्म हो गया है, लेकिन उनकी सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है। ओह, ये सच है। प्रतियोगी ची ची मास्टर रोशी का शिष्य लगता है। मार्शल आर्ट के देवता। पिछले 2 टूर्नामेंट में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी शक्तिशाली हो सकती है। प्रतियोगिता स्थल पर गोकू और अन्य लोगों ने ची ची को जीत हासिल करने के लिए बधाई दी। बूढ़े कामी ने राहत के साथ देखा और कहा, ये बच्चे पहले ही मुझसे आगे निकल चुके हैं। वे पृथ्वी का भविष्य हैं। फिर बूढ़े कामी ने जिया और दर्शकों में अन्य लोगों को देखा और थोड़ा सिर हिलाया।
जिया ने भी जवाब में उसे एक मुस्कान दी, मौन सहमति में सिर हिलाया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 380, शानदार लड़ाई। क्वार्टर फाइनल का चौथा मैच, प्रतियोगी गोकू बनाम प्रतियोगी साइबोर्ग ताओ। प्रतियोगी गोकू पिछले 2 टूर्नामेंट के उपविजेता थे और वह नायक भी हैं जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए किंग पिकोलो को हराया था। कृपया उनके प्रदर्शन का इंतजार करें। गोरा मेजबान को लंबे समय से सेंट्रल सिटी की सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि वह गोकू की पहचान को उजागर करने का अवसर न चूकें। दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। गोकू मूल काम के विपरीत, गोकू के साथ राजा पिकोलो की लड़ाई वेस्ट सिटी में हुई थी और इसे दुनिया भर में लाइव प्रसारित किया गया था। इस प्रकार लगभग हर कोई जानता था कि पृथ्वी को बचाने वाले नायक को गोकू कहा जाता था। इसके अलावा सेंट्रल सिटी का उद्देश्य पृथ्वी की मार्शल आर्ट सुविधाओं का विस्तार करना था, इसलिए वे इसका जोरदार समर्थन कर रहे थे। वर्तमान में ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति गोकू था, ठीक उसी तरह जैसे मूल कार्य में सेल गेम्स के बाद शैतान था। गोकू, मैं व्यक्तिगत रूप से इस अपमान को वापस कर दूंगा। साइबोर्ग ताओ का चेहरा उदास था क्योंकि उसके शरीर ने एक ठंडी आभा उत्सर्जित की थी। गोकू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम भाड़े के ताओ हो? ये सोचना कि आप अभी तक नहीं मरे हैं। गोकू ने अशिष्टता से बात की क्योंकि उसे मर्केनरी ताओ से निकलने वाली अंधेरी और खूनी आभा पसंद नहीं थी। गोकू, उसे तुरंत हराओ। बुल्मा ने अपनी बाहों को हिलाया और फिर उसने दोनों हाथों को अपने मुंह के किनारे रखा, एक सींग के रूप में, और चिल्लाया। बुला को, गोकू ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और गंभीर रूप से साइबोर्ग ताओ को देखा। मैं इस बार दया नहीं दिखाऊंगा। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम। गोकू की उदासीनता ने मर्केनरी ताओ को गुस्से से भर दिया और जैसे ही मेजबान ने मैच की शुरुआत की घोषणा की, गोकू ने भारी श्रेष्ठता के साथ ऊपरी हाथ पर कब्जा कर लिया। फिर भाड़े के ताओ ने अचानक अपने यांत्रिक हथियार दिखाए, जिससे गोकू के क्रोध का आह्वान हुआ। भाड़े के ताओ के बेशर्म व्यवहार ने एक मार्शल कलाकार की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया, इसलिए गोकू ने सीधे उसे मुके से बाहर कर दिया। मर्केनरी ताओ को आयोजन स्थल के बाहर फेंकने के बाद गोकू ने कहा, आप मार्शल कलाकार कहलाने के योग्य नहीं हैं। घृणित और बेशर्म आदमी, जल्दी से खो जाओ। दर्शक नाराज हो गए, खासकर जब मर्केनरी ताओ के पीछे हटने वाले ब्लेड का लक्ष्य गोकू था, नायक जिसने दुनिया को बचाया। उन्होंने कहा, प्रतियोगी मर्केनरी ताओ द्वारा हथियारों का इस्तेमाल टूर्नामेंट के नियमों का सीधा उल्लंघन है। प्रतियोगी गोकू मैच जीतता है। मेजबान ने तेज आवाज में परिणामों की घोषणा की और फिर उन्होंने उत्साही और भावी दर्शकों से कहा, सेमीफाइनल मैच पिछले मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल से आगे आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगी यामचा, पिछले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनलिस्ट में से एक बनाम प्रतियोगी मा जूनियर पिकोलो, जिसने प्रारंभिक में सभी विरोधियों को हराया। मैं दोनों प्रतियोगियों को मार्शल आर्ट क्षेत्र में उतरने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब लड़ने की मेरी बारी है। यामचा ने अपनी बेल्ट को कसकर बांध लिया और मार्शल आर्ट क्षेत्र में चढ़ने के लिए तैयार हो गया। गोकू ने सत्यनिष्ठा से यामचा को देखा और कहा, सावधान रहो, वह राजा पिकोलो है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आप हार स्वीकार कर सकते हैं। गोकू बता सकता था कि यामचा और पिकोलो के बीच ताकत में असमानता बहुत बड़ी थी। यदि पिकोलो प्रतियोगिता के नियमों का पालन नहीं करता है तो यामचा नश्वर खतरे में होगा, इसलिए गोकू किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा जानता हूँ। यामचा ने पिकोलो की ओर देखते हुए थम्स अप दिया और फिर अखाड़े में कूद गया। तुरंत दर्शकों से उत्साही जयकार शुरू हो गए। हे, यह व्यक्ति गोकू का साथी प्रशिक्षु है। हालांकि मैं इस प्रतियोगिता के नियमों के कारण उसे मार नहीं सकता। पिकोलो ठंड से मुस्कुराया। उसके 2 शैतान जैसे दांत उज्ज्वल चमक रहे थे। ... मैच जारी रहा, मूल काम की तरह। हालांकि यामचा 3 साल के कठिन प्रशिक्षण से गुजरा था, फिर भी उसके और पिकोलो के बीच असमानता बहुत बड़ी थी। पिकोलो प्रतियोगिता के नियमों के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने घातक झटका नहीं दिया। अंत में विभिन्न अद्वितीय कौशल का उपयोग करने के बाद यामचा को हराया गया। अगला सेमीफाइनल का दूसरा मैच था गोकू बनाम ची। मूल काम की पति पत्नी की लड़ाई साथी प्रशिक्षुओं के बीच एक लड़ाई बन गई। ची की ताकत की जांच करने के बाद गोकू, जिसे व्यापक समर्थन प्राप्त था, ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता का फाइनल गोकू और पिकोलो के बीच लड़ाई थी, एक खेल की तरह जहां कोई राक्षसों को हराने के बाद अपग्रेड कर सकता है। 2 प्रकार की सेनाएं कई बाधाओं से गुजरने के बाद फाइनल में मिली। उन्होंने कहा, अगला टूर्नामेंट का फाइनल है। मैं प्रतियोगी गोकू और प्रतियोगी मा जूनियर को आगे आने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेजबान ने एक उत्साही अभिव्यक्ति के साथ घोषणा की। तुरंत दर्शकों से तीव्र जयकार शुरू हो गई। आयोजन स्थल पर दर्शकों के अलावा दुनिया भर के लोग जो टूर्नामेंट पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे, उन्होंने भी उत्साह से उत्साह बढ़ाया। गोकू, तुम्हें जीतना चाहिए, क्रिलिन चिल्लाया। गोकू, चलो। बुल्मा के हाथ उसके मुंह के किनारों पर सींग के आकार में रखे गए थे। गोकू ने सभी को एक उज्ज्वल मुस्कान दी और पिकोलो के साथ आमने सामने खड़े होकर अखाड़े में चला गया। हम्फ।
उदासीन रूप से थिरकने के बाद पिकोलो ने एक भयावह मुस्कान दिखाई और बर्फीले स्वर के साथ कहा, गोकू, आपको सच बताऊं, मैं 3 साल पहले से अलग हूं। इस बार मुझे आपका जीवन होना चाहिए और फिर मैं घोषणा करूंगा कि मेरे राजा पिकोलो दुनिया में लौट आएं। पिकोलो, हमें केवल लड़ने के बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, इसलिए बहुत बकवास मत करो। जवाब देते हुए गोकू गंभीर लग रहा था। पिकोलो के होंठ घुंघराले थे और उसके उदास चेहरे ने एक ठंड छोड़ दी। फिर दोनों पक्षों ने अनावश्यक शब्दों का उच्चारण करना बंद कर दिया और दूर से एक दूसरे का सामना करते हुए आपस में दूरी बना ली। उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में माहौल अचानक बहुत दमघोंटू हो गया। अचानक 2 शक्तिशाली आभा बड़ी गति के साथ फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आयोजन स्थल एक बर्तन के विशाल ढक्कन से ढका हुआ था। दृश्य अचानक शांत हो गया, जिससे उत्पीड़न की एक तनावपूर्ण और आत्मा उत्तेजक भावना पैदा हुई। क्रिलिन ने निगल लिया। उसका गला कुछ सूख गया था क्योंकि उसने घबराते हुए यमचा से कहा, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, यहाँ तक कि उनकी आभा भी मुझे कांपने का कारण बनती है। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में 2 लोगों पर अपनी नजरें टिकाए रखते हुए यमचा ने सिर हिलाकर सहमति जताए। ची की उज्ज्वल और सुंदर आंखों ने 2 पुरुषों को आकार दिया, यह नहीं जानते कि वह अपने दिल में क्या सोच रही थी। हुश, गोकू और पिकोलो लगभग एक ही समय में गायब हो गए और फिर भयंकर लड़ाई की आवाजें लगातार गूंजने लगीं, जिससे चट्टानों को खोल दिया गया। ये पहले से ही एक उच्च स्तरीय लड़ाई थी। क्रिलिन और अन्य लोगों की आंखें इधर उधर घूमती रहीं, लेकिन वे केवल गोकू और पिकोलो की आफ्टर इमेज को कैप्चर कर सके। अगर क्रिलिन और अन्य भी ऐसे थे, तो अखाड़े के नीचे के दर्शक और भी बदतर थे। वे लड़ाई को चुपचाप देखते रहे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इतना शक्तिशाली। मेजबान ने एक गहरी सांस ली और अब यह नहीं देखा कि अखाड़े में क्या हो रहा था। वह तुरंत कैमरा ऑपरेटर से चिल्लाया, जल्दी करो और इसे रिकॉर्ड करो। ये तस्वीरें मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री हैं। सेंट्रल सिटी प्रसारण के लिए एक प्रदर्शनी हॉल में रिकॉर्ड भी एकत्र करेगा। ये पता चला है कि ये गोकू की असली ताकत है। मुझे आश्चर्य है कि पिछले साल क्या हुआ। गोकू और पिकोलो अचानक इतने शक्तिशाली क्यों हो गए? बूढ़े कामी ने चौंककर उनकी ओर देखा। 1 साल पहले वह अभी भी गोकू और पिकोलो की ताकत को समझने में सक्षम था, लेकिन अब वह उनकी लड़ाई को भी नहीं समझ सकता था। हुआ लाला, पिकोलो और गोकू ने अखाड़े पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक के बाद एक विभिन्न विषम चाल सामने आई। इस समय ने उनके शरीर पर अपना प्रभाव खो दिया था। वे अक्सर 1 सेकंड में दर्जनों बार लड़ते थे। बूम, प्रत्येक टकराव और हवा के विभाजन की आवाजें वैकल्पिक रूप से गूंजती थीं, एक लयबद्ध संगीत प्रदर्शन की तरह। समय समय पर जमीन और आकाश पर चमकदार रोशनी चमकती थी और एक भव्य दृश्य दावत की तरह एक साथ बुनी गई हल्की मुट्ठी दर्शकों के दिलों को लगातार चौंका देती थी। यह बस अविश्वसनीय है। इन दोनों प्रतियोगियों की ताकत हर किसी की कल्पना से परे है। क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो मनुष्य कर सकते हैं? मेजबान ने धीमी गति में कैप्चर किए गए दृश्यों को देखा और शानदार लड़ाई से चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। क्या प्रकाश की वह नीली किरण एक ऊर्जा तरंग है? कुछ दर्शकों ने पूछा। हाँ, सेंट्रल सिटी द्वारा प्रकाशित जानकारी में इस तरह के कदम उठाए गए थे। ओह, वैसे श्री क्रिलिन, श्री यामचा और मिस चीची द्वारा पहले इस्तेमाल की जाने वाली चालें सभी ऊर्जा तरंगें थीं। क्या आपको एहसास था कि मिस्टर गोकू और अन्य लोगों की लड़ाई मिस आइट्स की पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ द गैलेक्सी में युद्ध शैली की तरह थी? ये आकाशगंगा का इतिहास क्या है? वाह, ये सच है। पिछले प्रतियोगी बहुत शक्तिशाली लग रहे थे, लेकिन उन सभी को मार्शल इमॉर्टल की जीवनी में इस तरह वर्णित किया गया है। अब ऐसा लगता है कि यह अचानक किंवदंतियों की तरह बन गया है।